नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे, इसका नाम है डायमीटर ऑफ अ ट्री। एक ट्री की डायमीटर क्या होती है? डायमीटर शब्द हमने सर्कल्स में सुना होगा। जब भी हम किसी सर्कल का एग्जाम्पल लेते थे तो उसके अंदर एक रेडियस होती थी और रेडियस के डबल अमाउंट जो एक लाइन सर्कल को पूरा पार करके जाती है, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर। ऐसे ही ट्री के अंदर भी हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको हम डायमीटर का नाम देते हैं। डायमीटर की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो डायमीटर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नोड्स in the longest path between two leaves। मतलब इसका ये है, अगर अपनी बाइनरी ट्री के अंदर मैं कोई भी दो लीव्स ले लूं और उन दोनों के बीच का मैं पाथ कैलकुलेट करूं तो मुझे ऐसे दो लीव्स जिनके बीच में लॉन्गेस्ट पाथ निकले उस पाथ के नोड्स निकालने हैं। जैसे क्या मैं कह सकती हूं कि इस ट्री का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, इसमें अगर मैंने ये लीफ और ये लीफ ले लिया, इन दोनों के बीच का पाथ कितना है? इन दोनों के बीच का पाथ हो जाएगा इक्वल टू दिस पाथ। अगर मुझे 4 से लेकर 5 तक जाना है तो उसके अंदर कितने नोड्स लाई करेंगे? नोड्स लाई करेंगे 1, 2 एंड 3 के इक्वल। ये तो लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पर 4 का एग्जाम्पल लूँ और मैं 6 तक पहुंचना चाहती हूँ तो 4 से 6 तक का पाथ कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर कितने नोड्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से डायमीटर जो बन जाएगी मेरे इस ट्री की वो हो जाएगी 5 के इक्वल। ये डायमीटर 4 और 6 के बीच का पाथ भी हो सकता है या 5 और 6 के बीच का पाथ भी हो सकता है। दोनों में पाथ्स में सेम नंबर ऑफ नोड्स लग रहे हैं विच इज इक्वल टू 5। तो मेरे इस ट्री की जो मेरे पास डायमीटर निकल कर आएगी दैट इज इक्वल टू 5। अगर मैं अपने सेकंड ट्री का एग्जांपल लूं तो इस ट्री के अंदर जो लीव्स है, पहले मैं 9 और 3 के बीच का पाथ निकालने की कोशिश करती हूं। ये पाथ कुछ मेरे पास ऐसा दिखेगा। इसके अंदर नोड्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पर एक पॉसिबल वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज इक्वल टू 5। दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या है कि मैं इस लीफ और इस लीफ के बीच का पाथ निकालूं। वो पाथ मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें नोड्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक पैरेलल वैल्यू मेरे पास आई है 6 के बराबर। अब मैं क्या करूं? इस नोड यानी इन दोनों लीव्स के बीच का अगर मैं पाथ निकालूं तो वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 के इक्वल। ये वैल्यू भी मेरे पास आई है 6। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम इज इक्वल टू 6। तो मैं कह सकती हूं मेरे जो ट्री की डायमीटर है, इस पर्टिकुलर ट्री की डायमीटर दैट इज इक्वल टू 6। अब यहां पर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर एक और नोड होती विच इज इक्वल टू 10 तो उस केस में क्या होता? ये मेरे ट्री की डायमीटर होती, ये फिक्स डायमीटर होती और डायमीटर उस केस में बन जाती है मेरे पास 7 के बराबर जो लाई करती इस लीफ एंड इस लीफ के बीच में। जब भी हम ट्री की डायमीटर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यूजुअली 2 केसेस आते हैं। पहला केस वो आता है जिसमें मेरी ट्री की डायमीटर मेरे रूट नोड के थ्रू जाती है, यानी इस केस में मेरे जो ट्री की डायमीटर है उसके अंदर मेरा रूट नोड इंक्लूड होगा। दूसरा केस वो होता है जब ट्री की डायमीटर किसी सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो रूट नोड के थ्रू नहीं जाती। जैसे अगर मैं इस ट्री का एग्जांपल लूं तो इसमें रूट नोड के अगर मैं थ्रू किसी लाइन को पास करना चाहूँ लीव्स के डिस्टेंस को तो वो मेरी डायमीटर नहीं बनेगी। मेरा जो लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा बिटवीन एनी 2 लीव्स वो ये वाला पाथ होगा और इस पाथ के अंदर मेरा ये जो रूट नोड है ये इंक्लूड नहीं होता। तो 2 स्पेशल केसेस मुझे दिखते हैं। अगर मैं किसी भी ट्री की रूट हूं तो या तो मेरे पूरे के पूरे ट्री की डायमीटर मेरे थ्रू जा सकती है या फिर मेरे किसी सब ट्री के अंदर लाई कर सकती है। तो रिकर्सिवली मुझे ये कैलकुलेट करना है कि किसी भी रूट के लिए ट्री की डायमीटर क्या उस रूट के थ्रू जाती है या फिर उसके किसी सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके लिए सबसे पहले हम अप्रोच नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अप्रोच नंबर 1 को डिस्कस करने के लिए हमें टाइम लग रहा होगा n² के बराबर, यानी ये n² वाली अप्रोच है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अप्रोच कुछ ऐसी है कि अगर मैं किसी भी ट्री की नोड पर हूं और मेरे पास क्या आया, मेरे पास लेफ्ट से लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ गई एंड राइट से राइट सब ट्री की हाइट आ गई, तो क्या मैं पॉसिबल डायमीटर निकाल सकती हूँ जो मेरे थ्रू जा रही होगी। अगर मेरे पास पूरे लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ गई एंड पूरे राइट सब ट्री की हाइट आ गई और डायमीटर अगर मेरी रूट के थ्रू जा रही है तो क्या मैं कह सकती हूँ माई डायमीटर विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। क्यों? क्योंकि डायमीटर में ये वाली नोड्स भी इंक्लूड होंगी, ये वाली नोड्स भी इंक्लूड होंगी, प्लस मेरी ये जो एडिशनल नोड है इसको भी मुझे इंक्लूड करना है। तो अगर किसी भी नोड के लिए मेरे पास उसकी लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट आ जाती है और मैंने ये अजम्पशन किया कि माई डायमीटर पासिस थ्रू रूट, तो उस केस में मेरी जो डायमीटर होगी दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट
प्लस राइट हाइट प्लस 1। और अगर मैं दूसरा केस लूं जिसमें डायमीटर डजंट पास थ्रू रूट, तो उस केस में मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर ऑलरेडी कोई डायमीटर कैलकुलेट हो चुकी होगी और मेरे राइट सब ट्री के अंदर भी ऑलरेडी कोई डायमीटर कैलकुलेट हो चुकी होगी। तो मैं क्या करूं, लेफ्ट सब ट्री में जो मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर है मैं उसको निकाल लूं और राइट सब ट्री के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर है मैं उसको निकाल दूं और फिर दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर लूं। यानी मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट की डायमीटर निकाल ली और मैंने अपने राइट की डायमीटर निकाल ली और फिर इन दोनों वैल्यूज को इसके साथ कंपेयर कर दिया। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो मेरे ट्री की डायमीटर बन जाएगी। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा ट्री एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे नोड्स हैं। अगर मैं अपने इस नोड पर हूं तो मेरा ये वाला लेफ्ट सब ट्री क्या करेगा, एक तो इसकी मैं हाइट निकाल लूं, एक इसके लिए मैं डायमीटर निकाल लूं। तो सबसे पहले मैं कॉल लगा दूंगी अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए उसकी डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर मेरा जो ट्री बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें मैं इस रूट पर आ जाऊंगी। ये रूट क्या करेगा, अपनी डायमीटर कैलकुलेट करेगा। क्या मैं कह सकती हूँ इस ट्री की डायमीटर है 1 2 3 4 5 6 7 के इक्वल। तो यहां से मेरे पास रिटर्न होकर आएगी वैल्यू एज 7। और अगर मैं अपनी राइट सब ट्री की डायमीटर कैलकुलेट करूं, इसमें मेरे पास सिंगल नोड है तो इसकी डायमीटर बन जाएगी 1 के इक्वल। तो राइट सब ट्री रिटर्न कर देगा मुझे 1। अब मुझे एक ऐसी डायमीटर निकालनी है जो मेरे इस नोड के थ्रू जाती हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहां से जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है वो आ जाए, राइट से मैक्सिमम पॉसिबल हाइट आ जाए और उसमें मैं इंक्लूड कर दूं अपनी नोड को। यानी मैं इसकी अगर हाइट निकालूं तो लेफ्ट हाइट हो जाएगी 4 के इक्वल, राइट हाइट मेरे पास निकल कर आएगी 1 के इक्वल और मेरी जो खुद की डायमीटर होगी यानी जो इस तरीके से पास करेगी उस डायमीटर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी सेल्फ डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 + 1 लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6। और मेरी जो लेफ्ट डायमीटर है उसने ऑलरेडी क्या रिटर्न किया, उसने ऑलरेडी मुझे 7 रिटर्न करके दिया है और मेरी राइट डायमीटर ने मुझे ऑलरेडी 1 रिटर्न करके दिया है। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो मेरे ट्री की डायमीटर बन जाएगी। राइट डायमीटर की वैल्यू कहती है कि मेरी डायमीटर ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें मेरे पास सिंगल नोड हो। लेफ्ट डायमीटर कहती है कि मेरी डायमीटर ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें मेरे पास ये वैल्यूज इंक्लूड हो रही हो। और डायमीटर जो मेरे रूट के थ्रू जाती हो वो कह रही है कि मेरी डायमीटर ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें मेरी रूट भी इंक्लूडेड हो और इनकी वैल्यूज है 6 7 एंड 1। तो इसमें से ऑब्वियसली मेरे जो ट्री की फाइनल डायमीटर बनेगी दैट विल बी इक्वल टू माय लेफ्ट डायमीटर। यानी इस पूरे ट्री की जो मेरे पास डायमीटर बनेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 7 के इक्वल होंगी। तो जब भी हम ट्री की किसी भी नोड पर होते हैं तो मेरे पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस ये है कि मेरी ट्री की डायमीटर मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर जाए। दूसरी चॉइस मेरे पास ये मेरी ट्री की डायमीटर मेरे राइट सब ट्री के अंदर कहीं पर एग्जिस्ट कर जाए। और तीसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मेरे ट्री की डायमीटर मेरी जो रूट है उस नोड के थ्रू पास करती हो। ये तीनों की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है हर एक नोड पर जाकर और उनके लिए जब मैं मैक्सिमम निकाल लूँ तो दैट विल बिकम द फाइनल डायमीटर ऑफ माई ट्री। इस पूरे प्रोसेस को एक बार ड्राई रन करते हैं, फिर उसके बाद सूडो कोड इसके लिए लिख कर देखेंगे। मुझे क्या करना है, हर नोड पर जाकर 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं 4 पर अगर जाऊं, 4 पर क्यों गई, क्योंकि रिकर्सिवली पहले हम लेफ्ट सब ट्री के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं फिर राइट के लिए। तो 1 क्या करेगा, लेफ्ट के लिए जाएगा तो 2 पर आ जाएगा, 2 फिर 4 के लिए कैलकुलेट करेगा तो 4 पर आ जाएगा। तो 4 के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है, 4 के लिए लेफ्ट सब ट्री की जो डायमीटर हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड इसकी हाइट भी हो जाएगी 0। राइट सब ट्री के लिए कैलकुलेट करेगा तो इसकी राइट डायमीटर भी हो जाएगी 0 एंड राइट हाइट भी हो जाएगी 0। तो 4 क्या करेगा, 4 देखेगा कि मेरी डायमीटर क्या मेरे लेफ्ट सब ट्री में लाई करती है, राइट सब ट्री में लाई करती है या मेरे थ्रू होकर जाती है। अगर लेफ्ट सब ट्री में लाई करती है तो 0 वैल्यू है उसकी, राइट में लाई करती है तो भी 0 वैल्यू है उसकी। अगर मेरे थ्रू जाती है तो इट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 1। तो हो जाएगी 0 + 0 + 1। तो 4 के पास 3 चॉइसेस है वैल्यू में, एक है 0, एक है 0, एक है 1। 0 वाली चॉइस है व्हेन लेफ्ट डायमीटर इज माय फाइनल डायमीटर। 0 वाली चॉइस है जब राइट डायमीटर है एंड 1 वाली चॉइस है जब सेल्फ के थ्रू जाती है, यानी रूट के थ्रू मेरी डायमीटर जाती है। तो ऑब्वियसली यहां से 1 जीत जाएगा। तो 4 रिटर्न कर देगा 2 को 1 एज फाइनल डायमीटर। तो 1 बन जाएगी इसके लेफ्ट की डायमीटर। किसके लेफ्ट की डायमीटर, 2 वाली जो नोड है इसके लेफ्ट सब ट्री की डायमीटर बन जाएगी 1। डायमीटर के साथ साथ मैं यहाँ पर लेफ्ट की हाइट भी कैलकुलेट कर लूंगी।
इस सब ट्री की हाइट मेरे पास रिटर्न होकर आएगी 1 के इक्वल। अब 2 क्या करेगा, अपने राइट सब ट्री पर जाएगा। राइट सब ट्री में सबसे पहले 5 पर जाएंगे। 5 के लिए लेफ्ट डायमीटर इज 0, लेफ्ट हाइट इज 0। राइट सब ट्री के लिए राइट डायमीटर इज इक्वल टू 0, राइट हाइट इज इक्वल टू 0। 5 क्या करेगा, अपने लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। वैल्यूज इसके लिए आएंगी, एक तो हो जाएगी लेफ्ट की डायमीटर, एक हो जाएगी राइट की डायमीटर, एक हो जाएगी सेल्फ डायमीटर। लेफ्ट डायमीटर इज 0, राइट डायमीटर इज 0, सेल्फ की क्या बन जाएगी 0 + 0 + 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगी 1। तो यहां से 1 हो जाएगी मेरी फाइनल वैल्यू। तो 5 रिटर्न कर देगा 2 को 1 एज इट्स फाइनल डायमीटर। तो 1 बन जाएगा राइट डायमीटर और राइट की हाइट हो जाएगी 1 के इक्वल। अब 2 को क्या करना है, 2 को अपनी डायमीटर कैलकुलेट करनी है। तो 2 अपनी डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए पहले तो लेफ्ट की डायमीटर निकालेगा। लेफ्ट से आया था मेरे पास 1, तो 2 के पास एक चॉइस है 1। राइट की डायमीटर क्या है 2 की, राइट की डायमीटर है 1 के इक्वल जो 5 ने रिटर्न की थी, तो दूसरी चॉइस है इसके पास 1। अब सेल्फ की डायमीटर क्या हो जाएगी, सेल्फ डायमीटर 2 की हो जाएगी लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 1, विच इज इक्वल टू 1 + 1 + 1। तो सेल्फ की डायमीटर हो जाएगी 2 के अंदर 3 के बराबर। यहां से मैक्सिमम निकल कर आएगा 3, तो 2 क्या करेगा 3 को रिटर्न कर देगा एज इट्स फाइनल डायमीटर। तो यहां से लेफ्ट की डायमीटर आ जाएगी मेरे पास 3 के बराबर। इनको मैं हटा देती हूं फॉर क्लैरिटी। अब लेफ्ट सब ट्री ने 1 को क्या किया है, लेफ्ट डायमीटर 3 रिटर्न किया है। कौन सी डायमीटर है, वो ये डायमीटर है जो लेफ्ट सब ट्री के अंदर लाई करती है। अब लेफ्ट सब ट्री इसके साथ साथ हाइट भी रिटर्न करेगा। हाइट हो जाएगी 2 के बराबर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2। अब 1 अपने राइट सब ट्री से पूछेगा। राइट सब ट्री में सबसे पहले जाएंगे 3 पर, 3 जाएगा अपने लेफ्ट सब ट्री के पास। लेफ्ट सब ट्री ने अपनी लेफ्ट डायमीटर रिटर्न की 0, लेफ्ट हाइट रिटर्न की 0। अब राइट सब ट्री से जब पूछेंगे 6 के पास क्या होगा, यहां से लेफ्ट डायमीटर भी 0 आएगी, लेफ्ट हाइट भी 0 आएगी, राइट डायमीटर भी 0 आएगी, राइट हाइट भी 0 आएगी। तो इस केस में 6 क्या करेगा, 6 रिटर्न कर देगा 1 को एज फाइनल डायमीटर, क्योंकि 6 के पास 3 चॉइसेस थी 0, 0 एंड 1। तो 6 ने रिटर्न कर दिया 1 को। अब 3 के पास क्या चॉइसेस हैं, 3 के पास पहली चॉइस है लेफ्ट डायमीटर के लिए 0, क्योंकि 3 के लेफ्ट में नल है। अब राइट सब ट्री के लिए उसके पास चॉइस है 1, क्योंकि राइट डायमीटर आई है 1 के इक्वल। दूसरी चॉइस है कि वो सेल्फ के थ्रू डायमीटर निकाल ले। सेल्फ के थ्रू डायमीटर निकालेगा तो दैट विल बी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। तो यहां से 3 के पास जो राइट हाइट आई थी दैट वाज इक्वल टू 1, ये थी मेरी राइट डायमीटर। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी सेल्फ के थ्रू डायमीटर निकलने वाली 2, जो कि ये वाली डायमीटर होगी। तो यहां पे विन करेगी ये 2 वैल्यू, और 3 1 को रिटर्न कर देगा 2 एज इट्स राइट डायमीटर, और राइट हाइट हो जाएगी 2 के बराबर। इन चीज़ों को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो फाइनली 1 के पास क्या आया, 1 के पास लेफ्ट की हाइट आ गई 2 के बराबर, लेफ्ट की डायमीटर आ गई 3 के बराबर, राइट की डायमीटर आ गई 2 के बराबर, राइट की हाइट मेरे पास आ गई 2 के बराबर। लेफ्ट में जो डायमीटर है वो कुछ ऐसी दिखती है, राइट में जो डायमीटर है वो कुछ ऐसी दिखती है। अब 1 कैलकुलेट करेगा सबसे पहले अपनी लेफ्ट डायमीटर, ऑलरेडी पता है हमें लेफ्ट डायमीटर 1 के लिए हो जाएगी 3 के बराबर, राइट डायमीटर 1 के लिए हो जाएगी 2 के बराबर, एंड सेल्फ की डायमीटर होगी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3, 2 एंड 5। तो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5। तो इस ट्री की जो डायमीटर मेरे पास निकल कर आएगी दैट शुड बी इक्वल टू 5। तो मुझे रिकर्सिवली क्या करना है, मुझे रिकर्सिवली हर नोड के लिए उसकी डायमीटर निकालनी है। हर नोड के लिए डायमीटर निकालने का मतलब है कि पहले अज्यूम कर लो कि कोई फंक्शन है डायमीटर नाम का जो मुझे अपनी लेफ्ट डायमीटर रिटर्न कर देगा फॉर माई रूट डॉट लेफ्ट, और वही फंक्शन मुझे अपनी राइट डायमीटर रिटर्न कर देगा फॉर माई रूट डॉट राइट। अब लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने क्या किया था, पहले सवाल सॉल्व कर रखा है अपना हाइट फंक्शन। हाइट फंक्शन से क्या होता है, हमारी किसी भी ट्री की या सब ट्री की हाइट कैलकुलेट होके आ जाती है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगी रूट का लेफ्ट, तो मेरे लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ जाएगी, और पास कर दूंगी अपने रूट का राइट, तो क्या होगा मेरे राइट सब ट्री की हाइट आ जाएगी। अब जैसे ही किसी भी नोड के पास ये 4 वैल्यूज आ जाती हैं, ये 4 वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी नोड के पास अगर मेरी ये 4 वैल्यूज आ गई तो मैं किसी भी नोड पर उसकी डायमीटर कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगी, सबसे पहले तो सेल्फ डायमीटर निकाल लूँ। सेल्फ डायमीटर हो जाएगी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1 के इक्वल। एक चॉइस है मेरे पास ये, दूसरी चॉइस है लेफ्ट की डायमीटर, तीसरी चॉइस है राइट की डायमीटर। मुझे क्या करना है, इनका मैक्सिमम निकालना है। Maximum of my left diameter, my right diameter and my self diameter.
इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम रिटर्न कर देंगे एज आर फाइनल डायमीटर। और बेस केस ऑब्वियसली हमने देख ही लिया ड्राई रन में, बेस केस तब होता है जब मेरे पास नल नोड होती है, नल नोड की डायमीटर भी 0 है, उसकी हाइट भी 0 है। तो जैसे ही हम किसी भी ऐसी नोड पर पहुंच जाएं जहां पर रूट की वैल्यू मेरे पास नल के इक्वल है, तो वहां से मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकती हूँ 0 एज माई डायमीटर। सो दिस विल बी माई बेस केस। तो इस तरीके से 3 पॉसिबल डायमीटर वैल्यूज के बीच में हम कंपैरिजन करके मैक्सिमम डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, इस ट्री को बनाया और इस ट्री की भी डायमीटर मेरे पास आने वाली है 5 के इक्वल, जिसमें इंक्लूड होगी इस लेवल से कोई भी एक लीफ नोड, इस लेवल की दोनों नोड्स एंड एक ये नोड, तो वैल्यू मेरी होगी 5 के इक्वल। अब मेन फंक्शन के अलावा ऑलरेडी मेरी क्लासरूम क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक क्लास बना रखी है नोड, जिससे मैं ट्री की नोड्स को बनाती हूँ, और मेरे पास हाइट फंक्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। मुझे क्या करना है, अपनी डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो मैं इसको नाम दूंगी पब्लिक स्टैटिक इंट डायमीटर। इसका रिटर्न टाइप इंट है क्योंकि हर लेवल पर हम अपनी डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर रिटर्न करेंगे एज माय रिटर्न स्टेटमेंट। इसके अंदर सिंगल पैरामीटर आएगा विच विल बी माय रूट नोड। सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं। अगर मेरे रूट की वैल्यू नल के इक्वल हुई तो उस केस में मेरी डायमीटर की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। हर लेवल पर मुझे 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, मेरे लेफ्ट की डायमीटर और मेरे लेफ्ट की हाइट, मेरे राइट की डायमीटर और मेरे राइट की हाइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, माई लेफ्ट डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर को कॉल लगा दूंगी रूट के लेफ्ट के लिए। उसके अलावा माई लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू, हाइट को कॉल लगा दूंगी अपने रूट के लेफ्ट के लिए। फिर माई राइट डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर को कॉल लगा दूंगी रूट के राइट के लिए, एंड माई राइट हाइट इज इक्वल टू, हाइट को कॉल लगा दूंगी रूट के राइट के लिए। जैसे ही मेरे पास 4 वैल्यूज आ जाती है, अब मुझे अपनी सेल्फ डायमीटर कैलकुलेट करनी है, यानी खुद की डायमीटर। दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। अब जो भी इनका मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी मैथ डॉट मैक्स ऑफ, पहले मैं पास कर दूं सेल्फ डायमीटर और मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट डायमीटर एंड राइट डायमीटर। इनका जो भी मैक्सिमम आएगा उसको मैं कर दूंगी अपने फंक्शन से रिटर्न। यहां पर शायद फर्स्ट टाइम अगर हम इस तरीके का कोड लिख रहे हैं, इस तरीके की लाइन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैक्स फंक्शन लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम डायमीटर निकाल लेगा, फिर जो भी मैक्सिमम निकल कर आएगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे अपनी सेल्फ डायमीटर से, और फिर उन दोनों में से मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी, जिसको मैं रिटर्न कर दूंगी एज माई फाइनल ट्री की डायमीटर। तो ये है मेरा डायमीटर के लिए फंक्शन। इसको एक बार सेव करते हैं। अपने इस ट्री के लिए मैं कॉल लगाऊंगी अपने फंक्शन को डायमीटर ऑफ रूट। इसको करते हैं सेव एंड रन। तो मेरे पास जो ट्री की डायमीटर आई है दैट इज इक्वल टू 5। अब ये जो कोड है जो मैंने लिखा है, इसको कैलकुलेट होने में, डायमीटर कैलकुलेट होने में मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट विल बी n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों? क्योंकि डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्री की हर एक नोड पर जा रही हूं, तो उस नोड पर जाने में मुझे जो टाइम लग रहा है वो तो लीनियर टाइम होगा, यानी n टाइम। पर हर नोड पर जाते जाते मैं बार बार अपने 2 नोड्स की हाइट भी कैलकुलेट कर रही हूं। जब एक बार हाइट कैलकुलेट होती है तो उसमें n टाइम लगता है। अगर मैं n नोड्स पर जाकर हाइट को कैलकुलेट कर रही हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय n। इसको मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकती हूं कि अगर मुझे अपनी इस नोड पर जाकर एक तो डायमीटर कैलकुलेट करनी है, पर इस नोड पर जाकर अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूं तो हाइट को कैलकुलेट करने में इंडिविजुअली बिग ऑफ n मेरे पास टाइम लगता है। फिर मैंने इस नोड पर भी बिग ऑफ n टाइम लगाया, इस नोड पर भी बिग ऑफ n टाइम लगाया, इस नोड पर भी बिग ऑफ n टाइम लगाया हाइट को कैलकुलेट करने में। तो इस तरीके से n नोड्स में अगर मैं बिग ऑफ n टाइम लगा रही हूं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n स्क्वायर के इक्वल। दैट इज वाई ये जो प्रोसेस होता है डायमीटर को कैलकुलेट करने का, जिसमें मुझे अपनी डायमीटर और अपनी हाइट को अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है अलग अलग फंक्शन से, ये थोड़ा सा मेरे पास टीडियस प्रोसेस होता है, साथ के साथ ये इनएफिशिएंट है क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए हम एक सेकेंड अप्रोच को डिस्कस करेंगे, एंड इस सेकेंड अप्रोच को हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स, यानी हमें जब भी यूज करना है डायमीटर के लिए, इस सेकेंड अप्रोच
को हम यूज कर रहे होंगे, जिसको हम करेंगे अपने लीनियर टाइम में। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है, तो दीदी हमने फर्स्ट अप्रोच को क्यों यूज किया? फर्स्ट अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है। सेकेंड अप्रोच में तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोच को थोड़ा सा और क्लीन बना देंगे, उसकी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देंगे। बस फर्स्ट अप्रोच से हमें एक्चुअली समझ आता है कि डायमीटर रिकर्सिवली कैलकुलेट होती कैसे है। ट्री के अंदर जब डायमीटर कैलकुलेट होती है तो फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम क्या करते थे, हम अपने रिटर्न टाइप में लिखते थे इंट। इंट क्या रिटर्न करता था, यानी हर लेवल से मेरे पास रिटर्न होकर क्या आता था, मेरे पास डायमीटर रिटर्न होकर आती थी। तो मैं डायमीटर को कॉल करती थी तो मेरे पास लेफ्ट सब ट्री की डायमीटर आ जाती थी और मेरे पास राइट सब ट्री की डायमीटर आ जाती थी। पर इस बार डायमीटर से हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हम एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न करेंगे। यानी मैं जो इंफॉर्मेशन को रिटर्न करूंगी, मैं क्लास बना लूंगी स्टैटिक क्लास इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर मुझे दो चीजें रिटर्न करनी है। एक हो जाएगी मेरी डायमीटर और एक हो जाएगी मेरी हाइट। इस बार हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं अलग से एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल नहीं लगाऊंगी। इस बार हाइट को मैं साथ के साथ सेम रिकर्सिव फंक्शन में कैलकुलेट कर लूंगी और उसको रिटर्न कर दूंगी। तो इस बार जो हमारा रिटर्न टाइप होने वाला है वो हो जाएगा ये इंफॉर्मेशन क्लास। इंफॉर्मेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर देंगे जिसमें दो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। डायमीटर तो है ही जो हम पहले रिटर्न करते थे, इसके साथ साथ हम हाइट भी रिटर्न कर देंगे। तो 4 क्या करेगा, 4 2 को अपनी डायमीटर भी रिटर्न करेगा और अपनी हाइट भी रिटर्न करेगा। 4 के पास अगर अपने लेफ्ट चाइल्ड की डायमीटर और अपने लेफ्ट चाइल्ड की हाइट है और राइट चाइल्ड की डायमीटर एंड हाइट है, तो क्या मैं कह सकती हूँ 4 अपने लिए भी अपनी डायमीटर एंड हाइट दोनों कैलकुलेट कर सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी भी नोड के पास उसकी लेफ्ट डायमीटर आ गई है एंड उसकी लेफ्ट हाइट आ गई है, प्लस उसकी राइट डायमीटर आ गई है एंड उसकी राइट हाइट आ गई है, तो उससे अगर मुझे किसी भी रूट की डायमीटर निकालनी है तो वो हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ माई लेफ्ट डायमीटर, my right diameter and left height plus right height plus 1। ये है मेरी सेल्फ डायमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी उस नोड की, हाइट हो जाएगी उस नोड की मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। तो डायमीटर कैलकुलेट करने वाला काम और हाइट कैलकुलेट करने वाला काम, अब ये दोनों कामों को हम सेम फंक्शन के अंदर करने वाले हैं और इसी की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। अब मुझे हाइट को कैलकुलेट करने के लिए अलग से फंक्शन कॉल नहीं करना, क्योंकि मेरे सब ट्रीज जो हैं या मेरे चिल्ड्रन नोड्स जो हैं वो मुझे ऑलरेडी अपनी हाइट एंड डायमीटर दे रही हैं। तो मैं भी क्या करूंगी, अपनी हाइट एंड डायमीटर निकालूंगी और उसको मैं पास कर दूंगी अपने पेरेंट को। तो सूडो कोड मेरे पास कुछ ऐसा होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर मैंने अपनी लेफ्ट की इंफॉर्मेशन ले ली, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए मैंने भेजा अपने रूट के लेफ्ट को और लेफ्ट की इंफॉर्मेशन ले ली। उसके बाद राइट की इंफॉर्मेशन ले ली, जब मैं कॉल लगाऊंगी अपने डायमीटर फंक्शन को जिसमें पास कर दूंगी रूट का राइट। लेफ्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, एक लेफ्ट की डायमीटर है, एक लेफ्ट की हाइट है। राइट की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, एक राइट की डायमीटर है, एक राइट की हाइट है। तो मैं क्या कर सकती हूं, मेरे ट्री की जो फाइनल डायमीटर आएगी that will be equal to maximum of मेरे left info dot diameter, my right info dot diameter and my left height plus my right height plus 1। यहां से ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगी इसमें डायमीटर भी होगी, हाइट भी होगी। तो लेफ्ट से जो इंफॉर्मेशन आई उसके अंदर लेफ्ट की डायमीटर, लेफ्ट की हाइट। राइट से जो इंफॉर्मेशन आई उसमें राइट की डायमीटर, राइट की हाइट। मैं क्या करूंगी, यहां से लेफ्ट की डायमीटर निकालूंगी, राइट की डायमीटर निकालूंगी और लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, इन तीनों का मैक्सिमम विल बी माय फाइनल डायमीटर। और मेरी जो फाइनल हाइट होगी या मेरे जो रूट की हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट प्लस 1 के इक्वल। और मैं रिटर्न कर दूंगी खुद से। अब मुझे रिटर्न करना है तो भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं रिटर्न करनी है, तो मुझे इन दोनों वैल्यूज को रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर दूंगी जिसके अंदर मेरी फाइनल डायमीटर होगी एंड मेरी फाइनल हाइट होगी। तो कुछ इस तरीके का हमारा कोड रहेगा जिसमें इस बार मुझे हाइट को साथ के साथ कैलकुलेट करते हुए चलना है, अलग से कैलकुलेट नहीं करना। इस बार मुझे सिर्फ डायमीटर रिटर्न होकर नहीं आएगी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न होकर आएगी। और मुझे भी सिर्फ डायमीटर रिटर्न नहीं करनी, मुझे भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को रिटर्न करना है। इसको ड्राई रन करूं तो 4 अपनी लेफ्ट हाइट रिटर्न करके देगा 1 के इक्वल, लेफ्ट डायमीटर 1 के इक्वल। 5 राइट हाइट रिटर्न करके देगा 1 के इक्वल, राइट डायमीटर 1 के इक्वल। 2 क्या करेगा, 2 भी अपनी लेफ्ट हाइट रिटर्न करेगा विच विल इक्वल टू 2 एंड लेफ्ट डायमीटर को रिटर्न करेगा दैट इज इक्वल टू 2।
6 रिटर्न करके देगा अपनी राइट डायमीटर 1 एंड अपनी राइट हाइट 1। 3 रिटर्न करके देगा अपनी राइट डायमीटर 2 एंड अपनी राइट हाइट 2। अब 1 के पास जो फाइनल अपनी डायमीटर आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड ये भी अपनी हाइट भी साथ में रिटर्न करके देता है दैट इज इक्वल टू 3। अब इस सूडो कोड को हम एक्चुअल कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। मैंने क्या किया था, मैंने पहले अपना पूरा डायमीटर फंक्शन लिखा था जिसके अंदर मैंने डायमीटर एंड हाइट को अलग अलग से कैलकुलेट किया था। इसको मैं डायमीटर 2 नाम दे देती हूँ और मैं एक और फंक्शन लिखती हूँ डायमीटर के नाम से, पब्लिक स्टैटिक इन्फो डायमीटर। अब इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक स्टैटिक क्लास बना दूंगी, स्टैटिक क्लास इन्फो। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो मेरी डायमीटर होनी चाहिए एंड दूसरा मेरे पास हाइट आ जाए। इसके लिए बना देते हैं एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मेरे पास डायमीटर आएगी एंड आएगी मेरी हाइट। तो दिस डॉट डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर, दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू माई हाइट। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्लास मैंने बनाई है और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करूंगी। मैंने अपना डायमीटर नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर पास कर दूंगी अपनी रूट नोड। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मुझे अपनी लेफ्ट की इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। तो माई इन्फो ऑफ लेफ्ट इन्फो इज इक्वल टू डायमीटर को मैं कॉल कर दूंगी रूट के लेफ्ट के लिए, तो मेरी लेफ्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करूंगी अपने राइट की इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं कॉल कर दूंगी डायमीटर ऑफ रूट डॉट राइट को। दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, लेफ्ट सब ट्री की भी राइट सब ट्री की। अब मुझे क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को बनाना है। तो मैं एक नई ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी डायमीटर कैलकुलेट कर लेती हूँ। इंट डायमीटर विल बी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट इन्फो डॉट डायमीटर, राइट इन्फो डॉट डायमीटर एंड लेफ्ट इन्फो डॉट हाइट प्लस राइट इन्फो डॉट हाइट प्लस 1। ये क्या आया मेरे पास, डायमीटर जो आई वो आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, पहले मैंने लेफ्ट की डायमीटर की वैल्यू को कंपेयर कर लिया राइट की डायमीटर की वैल्यू से एंड फिर मैंने अपनी डायमीटर निकाली विच इज लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 1। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ मैथ डॉट मैक्स एक और बार, क्योंकि 3 वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं कर सकता फंक्शन। तो पहले ये दोनों वेरिएबल्स कंपेयर हो जाएंगे, फिर इसकी वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, इससे मुझे मिल जाएगा अपना मैक्सिमम। इसके अलावा मेरी जो हाइट हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू math dot maximum of left info dot height and right info dot height plus 1। तो मैं फाइनली रिटर्न कर दूंगी अपनी इंफॉर्मेशन, तो न्यू ऑब्जेक्ट न्यू इन्फो जिसमें पास कर दूंगी अपनी डायमीटर एंड अपनी हाइट। तो कुछ इस तरीके से मुझे चीजें करनी है जहां सबसे पहले लेफ्ट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लो, फिर राइट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसके बाद अपनी डायमीटर निकालनी है, अपनी हाइट निकालनी है और रिटर्न कर देनी है अपनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट जहां पे मैं पास करूंगी कंस्ट्रक्टर में अपनी डायमीटर एंड हाइट। यहाँ के लिए बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा जब मेरी रूट नल हो जाती है, मतलब या तो मैं लीफ नोड के किसी चाइल्ड पर पहुंच गई हूँ या फिर मेरा ट्री कंप्लीटली खाली है। उस केस में यानी नल नोड के लिए मेरे पास डायमीटर भी 0 होती है और मेरे पास हाइट भी 0 होती है। तो मैं रिटर्न कर दूंगी यहाँ से न्यू इन्फो जिसके अंदर डायमीटर इज ऑल्सो 0 एंड हाइट इज ऑल्सो 0। अब यहाँ पे नोटिस किया होगा पिछले वाला जो फंक्शन था उसमें मैंने हाइट के लिए अलग से कॉल लगाई थी जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी थी, बट इस बार सिंगल नोड के ऊपर बैठकर मेरी डायमीटर भी वहीं कैलकुलेट हो रही है, मेरी हाइट भी वहीं कैलकुलेट हो रही है, जिनको कैलकुलेट करने में मुझे कांस्टेंट ऑपरेशंस लग रहे हैं। दैट इज वाई ये जो मेरा नई अप्रोच है इसके अंदर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी बिग ऑफ एन, क्योंकि इस बार हाइट को मैंने अलग से कैलकुलेट नहीं किया, इस बार हाइट को मैंने डायमीटर के साथ साथ कैलकुलेट किया है। इसको कर लेते हैं सेव एंड मेन फंक्शन से कॉल लगाते हैं डायमीटर ऑफ रूट के लिए। इस बार जो मेरी डायमीटर ऑफ रूट रिटर्न करेगा वो मेरी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट होगी, तो ऑब्जेक्ट के मुझे डायमीटर रिटर्न करवानी है, तो मैं यूज करूंगी अपने डॉट ऑपरेटर का। डायमीटर ऑफ रूट मुझे रिटर्न करेगा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट जिसमें से मैं डायमीटर को प्रिंट करवाऊंगी। इसको करते हैं सेव एंड रन। मेरे पास डायमीटर आई है अपनी ट्री की
इक्वल टू 5। तो इस ट्री की डायमीटर है मेरे पास 5 के इक्वल। जैसे मैंने डायमीटर को प्रिंट कराया है वैसे मैं हाइट को भी प्रिंट करा सकती हूँ, तो साथ के साथ मेरे ट्री की हाइट भी कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे, इसका नाम है सब ट्री ऑफ अनदर ट्री। हमें सवाल के अंदर 2 ट्रीज दिए हुए हैं, इनमें से एक है हमारा मेन ट्री जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता होगा, एंड एक है हमारा सब ट्री जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता होगा। हमें अगर दोनों ट्रीज की, बाइनरी ट्रीज की रूट दिए एंड सब रूट दिए, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर ये मेरा सब रूट मेरे इस ट्री के अंदर कहीं ना कहीं पर लाई करता है, और मुझे रिटर्न करना है फॉल्स अगर मेरा पूरा का पूरा सब ट्री मेरे ट्री के अंदर कहीं भी लाई नहीं करता। एक सब ट्री का कंप्लीटली एक बाइनरी ट्री के अंदर लाई करने का मतलब है कि स्ट्रक्चर भी आपका सेम होना चाहिए पूरा का पूरा, एंड नोड की वैल्यूज भी आपके पास सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस ट्री एंड इस सब ट्री का एग्जाम्पल लूं, तो मेरे ट्री के अंदर मेरी इस रूट पर, यानी ये जो 2 वाली रूट है ये मेरी सब रूट के साथ मैच करती है, एंड इसके साथ साथ इस 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 4 है एंड राइट चाइल्ड 5 है, यानी इसके पूरा का पूरा जो लेफ्ट सब ट्री है वो भी मैच करता है एंड राइट सब ट्री है वो भी मैच करता है। तो इसीलिए मेरे इस सब ट्री एंड ट्री के लिए मेरे पास जो आंसर रिटर्न होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्रू। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पर मेरे पास एक और नोड होती, 4 के बाद मेरे पास उसका लेफ्ट चाइल्ड में आता 6, तो फिर मेरा ये सब ट्री मेरे मेन ट्री के अंदर लाई नहीं करता, और उस केस में हम रिटर्न करते फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न करते? क्योंकि ये वाली नोड इस वाली नोड के साथ तो मैच हो गई, अब इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है ये इसके साथ भी मैच हो गया, एंड राइट चाइल्ड 5 इस राइट चाइल्ड के साथ मैच हो गया, पर 4 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, पर यहां पर मेरी सब ट्री के अंदर 4 का लेफ्ट चाइल्ड है। तो इसीलिए ये वाला जो पूरा का पूरा सब ट्री है ये इस ट्री में यहां पर भी लाई नहीं करता और कहीं और भी लाई नहीं करता, इसीलिए सेम स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म नहीं हो पाया। सेम स्ट्रक्चर के फॉर्म होने का मतलब है कि नोड्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स हैं उनका काउंट भी सेम होना चाहिए, उनके अंदर नोड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और राइट सब ट्री के अंदर भी सेम नंबर ऑफ नोड्स विद सेम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेम वैल्यू होनी चाहिए नोड्स के अंदर। अगर मान लेते हैं यहां पर 4 की जगह मेरे पास 3 होता और मेरे पास ये वाली नोड नहीं होती, तो उस केस में भी ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये 3 नोड्स तो एग्जिस्ट करती इसी फॉर्म में, बट यहां पर 4 की वैल्यू 3 नहीं है, इसीलिए इसके लिए भी हम रिटर्न करते फॉल्स। एक और केस ले लेते हैं जिसमें 4 के बाद मेरे पास कोई नोड होती, मान लेते हैं मेरे पास एक और नोड होती यहां पर 6, तो क्या मैं कह सकती हूं कि इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना होता? ये सब ट्री का 2 भी यहां पर लाई करता है, इसका 4 भी यहां पर लाई करता है, एंड इसका 5 भी लाई करता है। ये सब ट्री पूरा का पूरा तो यहां पर लाई करता है, बट इस मेन ट्री के अंदर 4 की लेफ्ट चाइल्ड में 6 है, तो ये वाला जो सब ट्री है ये इसका सब ट्री नहीं बन पाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा सेम नहीं हो रहा। अगर यहां पर नल वैल्यूज होती तो ये पूरा सेम होता, क्योंकि यहां पर ये एक्स्ट्रा नोड आ गई है, इसीलिए यहां पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। तो क्या होना चाहिए? सब ट्रीज का भी पूरा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। सब ट्रीज का स्ट्रक्चर सेम कहने का मतलब है 2 तो 2 से मैच कर गया, 4 भी 4 से मैच कर गया, पर 4 का भी पूरा सब ट्री मेरे इस वाले 4 के पूरे सब ट्री के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट सब ट्री भी सेम होना चाहिए, राइट सब ट्री भी सेम होना चाहिए, 5 का भी लेफ्ट सब ट्री भी सेम होना चाहिए, 5 का भी राइट सब ट्री भी सेम होना चाहिए। अगर सारी की सारी चीजें डिट्टो सेम होती हैं तभी उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे अपने फंक्शन के अंदर से ट्रू। अब अप्रोच के लिए अगर हम लॉजिकली सोचना शुरू करें तो सबसे पहले जब हमारे दिमाग में आता है कि मुझे कोई छोटा सब ट्री दिया हुआ है और मुझे फाइंड आउट करना है कि बड़े सब ट्री के अंदर वो वाला सेम स्ट्रक्चर सेम नोड वैल्यूज एग्जैक्टली लाई करती हैं या नहीं करती, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जब हम लॉजिकली इसको पिक्चर को देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रूट को मैच करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसकी रूट को इससे मैच करने की कोशिश करती हूँ, क्या यहाँ पे होना चाहिए सब ट्री, यहाँ तो नहीं हो रहा क्योंकि नोड की वैल्यू ही मैच नहीं कर रही। तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं सब ट्री की ये जो सब रूट है इसको मैं सब रूट कहती हूँ क्योंकि ये सब ट्री की रूट है, ये जो सब रूट है इसके लिए मैं एक मैचिंग नोड फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ लॉजिकली देखे तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ, ये तो मैच नहीं हो रही, फिर दूसरी किसी नोड्स के साथ ये तो मैच भी नहीं हो रही, इसकी वैल्यू भी इसके साथ मैच नहीं हो रही, फाइनली 2 की वैल्यू मेरी इस 2 के साथ मैच हो जाती है। तब मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ क्या इस 2 के नीचे का जो पूरा का पूरा ट्री है वो मेरे नीचे के पूरे ट्री के बराबर है। अगर वो दोनों ट्रीज आइडेंटिकल हैं, identical in terms of structures and identical in terms of node values,
स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, नोड वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तब मैं उनको आइडेंटिकल कहूंगी। जैसे ही मुझे अपनी सब रूट अपने मेन ट्री के अंदर किसी नोड के ऊपर मिल गई और उसके नीचे के पूरे सब ट्रीज आइडेंटिकल हैं, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरे जो ट्री है, मेरा जो सब ट्री है, वो मेरे मेन ट्री के अंदर लाई करता है, और उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। मान लेते हैं मेरे पास एक और एग्जाम्पल होता है ट्री का, जिसमें मेरे पास काफ़ी सारे नोड्स होते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, और मेरे पास एक और सब ट्री होता है जिसमें कुछ ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चर दिया होता है, जिसके अंदर मेरे पास होता है 5 एंड 6। तो मैं सबसे पहले क्या करती है, ये जो मेरी सब रूट है इसको अपने मेन ट्री के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है। पहले इसको रूट के साथ मैच करती है, यहाँ तो मैच नहीं हो रहा, फिर लेफ्ट सब ट्री में पूरा मैच करने की कोशिश करती है, वहां भी कहीं मैच नहीं होता। फाइनली ये जो रूट है ये यहाँ इस नोड पर आकर मैच होगी। तो मैं क्या करूंगी, इस नोड के नीचे के सारे सब ट्री को एनालाइज करूंगी कि वो यहाँ के सारे सब ट्रीज के बराबर है क्या। तो मैं इसके लेफ्ट में ट्रेवर्स करके देखूंगी, यहाँ पर खाली है, और इसके लेफ्ट में भी ट्रेवर्स करके देखूंगी, यहाँ भी खाली है, तो मतलब दोनों आइडेंटिकल हैं। फिर राइट सब ट्री में ट्रेवर्स करके देखूंगी, यहाँ 6 है, राइट सब ट्री में ट्रेवर्स करके देखूंगी, यहाँ भी 6 है, तो ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। अब इसके भी लेफ्ट में जाऊंगी, इसके भी राइट में जाऊंगी, दोनों जगह नल है क्या। अगर दोनों जगह नल है तब जाकर मेरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो लॉजिकली मेरी प्रॉब्लम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा ये होता है टू फाइंड माय सब रूट। ये जो मेरी नोड है इसको मैं कहती हूं सब रूट, बिकॉज ये सब ट्री की रूट है। फाइंड माय सब रूट इन ट्री। इस सब रूट को मुझे अपने ट्री के अंदर कहीं भी ढूंढना होता है। उसका दूसरे वाला जो पार्ट है प्रॉब्लम का वो ये है चेक आइडेंटिकल। मुझे आइडेंटिकल चेक करना होता है किसके लिए, जो मेरा पूरा का पूरा सब ट्री है, यहां पर मैं ट्री लिख देती हूं, जो मेरा पूरा का पूरा सब ट्री है, एंड साथ के साथ मेरा जो नोड का सब ट्री है। तो मेरी प्रॉब्लम को मैंने 2 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पार्ट होता है लॉजिकली कि पहले मैं अपनी सब रूट को अपने ट्री के अंदर फाइंड आउट करूं। दूसरा पार्ट होता है लॉजिकली कि मैं चेक कर लूं जहां पर भी वो नोड मिली है उसका सब ट्री एंड जो मेरा ओरिजिनल सब ट्री है वो दोनों सेम है क्या, वो दोनों आइडेंटिकल है क्या। अब सबसे पहला पार्ट होता है सब रूट को फाइंड आउट करना। क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम जिसमें मुझे एक नोड दी हुई है और उस नोड की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इस ट्री के ऊपर नॉर्मल कोई भी ट्रेवर्सल कर सकती हूँ, और ट्रेवर्सल में हर बार जाकर मैं रूट से कंपेयर कर दूंगी क्या रूट का जो डेटा है दैट इज इक्वल टू माय सब रूट का डेटा। जैसे ही रूट का डेटा सब रूट के डेटा के इक्वल हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, मुझे अपनी सब रूट अपने मेन ट्री के अंदर मिल जाएगी। मैं क्या करूंगी, पहले 1 पर जाऊंगी, 1 से 2 को कंपेयर कर लूंगी क्या दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है। फिर मैं 1 के लेफ्ट सब ट्री पे जाऊंगी, 2 को 2 से कंपेयर कर लूंगी, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो जैसे ही दोनों वैल्यू सेम आ गई मेरा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। सेम चीज मैं इन दोनों में करूंगी, 5 को पहले 1 से कंपेयर करूंगी क्या 5 की वैल्यू 1 के इक्वल है, नहीं है। तो 1 के लेफ्ट सब ट्री में जाऊंगी, 2 को 5 से कंपेयर करूंगी, नहीं है इक्वल। फिर इसके लेफ्ट सब ट्री में जाऊंगी, 3 को 5 से कंपेयर करूंगी, नहीं है इक्वल। फिर इसके राइट सब ट्री में जाऊंगी, 4 को 5 से कंपेयर करूंगी, नहीं है इक्वल। तो मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर तो मेरी ये सब रूट लाई नहीं करती। उसके बाद 1 के राइट सब ट्री में जाऊंगी, मेरे पास आएगी नोड नंबर 5, तो ये 5 और इसका 5 का डेटा सेम हो जाता है। तो यहां पर मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी मुझे मेरी सब रूट मेरे मेन ट्री के अंदर मिल गई है। अब मुझे अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है, इस आइडेंटिकल को चेक करना, यानी मुझे चेक करना है मेरे 2 ट्रीज आइडेंटिकल हैं या नहीं है। इसमें से पहला ट्री ये बन जाएगा, दूसरा ट्री ये बन जाएगा। अगर मैं ओरिजिनल एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला ट्री मेरे पास ये बन जाएगा, दूसरा ट्री मेरे पास ये बन जाएगा। इन दोनों ट्रीज के लिए मुझे देखना है ये दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो मैं सबसे सिंपली क्या करूंगी, पहले चेक कर लूंगी इनके रूट की वैल्यू, क्या रूट की वैल्यू सेम है। अगर रूट की वैल्यू सेम है तो मतलब ट्रीज अभी तक तो आइडेंटिकल है। फिर चेक कर लूंगी पूरे लेफ्ट सब ट्री के लिए, अगर पूरे लेफ्ट सब ट्रीज में सारी की सारी चीजें आइडेंटिकल हैं तो मतलब अभी तक तो आइडेंटिकल है। फिर चेक कर लूंगी पूरे राइट सब ट्री के लिए, अगर पूरा राइट सब ट्री भी आइडेंटिकल है तो मतलब मेरे ट्रीज कंप्लीटली आइडेंटिकल है। या आइडेंटिकल चेक करने से बेटर है कि मैं नॉन आइडेंटिकल की कंडीशन को पहचान लूं। नॉन आइडेंटिकल यानी कहां पर मेरे ट्रीज आइडेंटिकल नहीं होंगे। पहली कंडीशन जिसमें मेरे ट्रीज आइडेंटिकल नहीं होंगे वो ये होगा कि मेरे नोड का जो डेटा है वो मेरे सबरूट के डेटा के इक्वल ना हो। मतलब जिस सबरूट से मैं कंपेयर कर रही हूं उसके डेटा के इक्वल ना हो, तब मेरे ट्रीज क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर 2 की जगह 1 होता
तो मैं इस 2 को जब इस 1 से कंपेयर करती तो मेरे सब ट्रीज क्या हो जाते, नॉन आइडेंटिकल हो जाते। या फिर यहाँ पर तो 2 ही होता, यहाँ पर 5 की जगह मेरे पास 7 होता, तो ये तो आइडेंटिकल हो जाते नोड्स, ये भी आइडेंटिकल हो जाते। पर जब मैं 5 को 7 के साथ कंपेयर करती तो ये नॉन आइडेंटिकल हो जाते। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है जब मेरे सब ट्रीज नॉन आइडेंटिकल बनते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये होती है जब दोनों में से कोई एक नल हो जाए, या तो मेरा नोड नल हो जाए या फिर मेरा सबरूट नल हो जाए। हाँ, जब दोनों ही नल हो गई, मतलब नोड भी नल है, सबरूट भी नल है, मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है और इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है, तब तो आइडेंटिकल होंगे। पर मान लेते हैं यहां पर ये 4 होता ही नहीं, यहां पर नल होता, तब 2 के साथ तो मैच हो जाता। पर जब मैं लेफ्ट सब ट्री में जाती तो मुझे यहाँ पर नल मिलता और यहाँ पर 4 मिलता, या फिर यहाँ पर मेरे पास नल वैल्यू होती तो मैं यहाँ पर जाती तो नल मिलता, यहाँ पर मुझे 4 मिलता। उस केस में मेरा ट्रीज जो है वो नॉन आइडेंटिकल बन गए, तो मेरी नॉन आइडेंटिकल की कंडीशन है। तीसरा केस जिसमें नॉन आइडेंटिकल बनते हैं वो ये है कि मैंने अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री को देख लिया और लेफ्ट सब ट्री में से कुछ नॉन आइडेंटिकल हो गया। या तो मेरा लेफ्ट सब ट्री नॉन आइडेंटिकल हो जाए, लेफ्ट सब ट्री के नॉन आइडेंटिकल होने का मतलब है मेरा पूरा ट्री नॉन आइडेंटिकल हो गया। नॉन आइडेंटिकल होने के लिए मुझे एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए इन सब में से। आइडेंटिकल होने के लिए तो बहुत सारी ट्रू चाहिए। नॉन आइडेंटिकल के लिए अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल कर जाती है तो मेरा पूरा का पूरा ट्री नॉन आइडेंटिकल हो जाता है और वहां से मुझे रिटर्न कर देना होता है फॉल्स को। चौथी कंडीशन ये होती है कि मैंने राइट सब ट्री में चेक किया और मेरा राइट सब ट्री जो है नॉन आइडेंटिकल हो गया। इसको कहने का मतलब है कि राइट सब ट्री के अंदर 5 में यहां पर कोई 7 नाम का नोड एग्जिस्ट करता था। 2 ने क्या किया, 2 तो आइडेंटिकल हो गया, 2 का लेफ्ट सब ट्री भी आइडेंटिकल हो गया। 2 ने अपने राइट सब ट्री से पूछा क्या वो आइडेंटिकल है। 2 के राइट सब ट्री में 5 तो आइडेंटिकल हो गया पर 7 नहीं हो पाया, क्योंकि 7 में यहाँ पर ये नोड एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे नल एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए या तो लेफ्ट सब ट्री नॉन आइडेंटिकल हो जाए या राइट सब ट्री नॉन आइडेंटिकल हो जाए, या दोनों नोड्स में से कोई एक नल हो जाए, या फिर दोनों का डेटा ही इक्वल ना हो। ये 4 कंडीशंस होती हैं किसी भी रूट के या किसी भी ट्री के नॉन आइडेंटिकल होने की। तो मुझे अपने कोड के अंदर 2 काम करने हैं। सबसे पहले वाला ये काम करना है कि मैं अपनी सब रूट को अपने ट्री के अंदर ढूंढ लूं। किसी भी ट्रेवर्सल को यूज करके हम सब रूट को ट्री के अंदर ढूंढ सकते हैं। दूसरा काम जो मुझे करना है वो चेक करना है आइडेंटिकल के लिए। जहां पर भी नोड मिलती है, जैसे मुझे 2 के साथ ये 2 वाली नोड मिली, तो इन दोनों के लिए मैं आइडेंटिकल को चेक कर लूं, जिसके लिए मैं अलग रिकर्सिव फंक्शन बना सकती हूँ, जिसमें हर लेवल पर मुझे 4 चीजें चेक करनी है कि डेटा सेम है क्या, या फिर दोनों में से कोई एक नल हो गया है क्या, या लेफ्ट सब ट्री नॉन आइडेंटिकल हो गया, या राइट सब ट्री नॉन आइडेंटिकल हो गया। चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी, नहीं तो मेरे ट्रीज आइडेंटिकल हैं तो उस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। इसके लिए अब हम कोड लिखने वाले हैं। कोड के अंदर मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर 2 ट्रीज को बनाया है। सबसे पहले है मेरा ये वाला ट्री जिसका मैंने इस तरीके से रूट बनाई हुई है, और दूसरा है मेरा ये वाला सब रूट से डिफाइंड ट्री, जहां पर ये सब ट्री बन गया है जिसके अंदर 2 है। 2 का लेफ्ट चाइल्ड मेरे पास 4 है, राइट चाइल्ड मेरे पास 5 है, और यहां पर कायदे से मेरे पास रिटर्न होकर आना चाहिए ट्रू, क्योंकि ये वाला जो सब ट्री है ये मेरे इस मेन ट्री के अंदर लाई करता है एज अ सब रूट। अब इनके लिए मैं फंक्शन लिखने वाली हूं। सबसे पहला फंक्शन जिसको मैं लिखूंगी वो है पब्लिक स्टैटिक इज सब ट्री। इसका रिटर्न टाइप मैं रखूंगी बूलियन टाइप का। सब ट्री के अंदर मेरे पास 2 नोड्स आती हैं, एक है मेरी रूट नोड मेन ट्री की, एक है मेरी सब रूट नोड मेरे सब ट्री की। ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर सब ट्री पूरा का पूरा ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है तो, नहीं तो दूसरे केसेस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स को। तो सबसे पहला काम जो मेरे पास होता है वो होता है उस नोड को ढूंढना जो मेरे सब रूट के साथ मैच करती है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन उसी पर फोकस करेगा कि हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उस नोड को जो मेरे ट्री के साथ मैच करती है। सबसे पहले तो मैं अपनी ही नोड के साथ कंपेयर कर लूं कि अगर मेरी ही करंट रूट मेरे सब रूट्स के साथ मैच करती है तो उस केस में मुझे आइडेंटिकल को चेक करना है। तो इफ माई रूट का डेटा बिकम्स इक्वल टू माई सब रूट का डेटा, यानी मैंने खुद के साथ ही चेक कर लिया, तो उस केस में मैं ये भी चेक कर लूं कि इज आइडेंटिकल है क्या। कौन कौन, एक तो मेरी रूट, दूसरा मेरी सब रूट। अगर इज आइडेंटिकल हो जाती हैं, मतलब मैच भी हो गई आइडेंटिकल भी हो गई, उस केस में मुझे रिटर्न कर देना है यहीं से ट्रू। ये इज आइडेंटिकल फंक्शन हम लिखने वाले हैं अपने स्टेप 2 को कंप्लीट करने के लिए। स्टेप 1 अभी है कि ढूंढना वो नोड कहां पर एग्जिस्ट करती है। पहले अपने साथ ही कंपेयर कर लिया, अगर मैं ही वो रूट नोड हूं जहां पर सब रूट एग्जिस्ट करती है तो फिर इज आइडेंटिकल चेक कर लेंगे दोनों के लिए, और आइडेंटिकल भी हो गए सेम भी हो गए तो उस केस में रिटर्न कर देंगे ट्रू को। नहीं तो मुझे ढूंढना है अपने लेफ्ट सब ट्री में,
तो लेफ्ट सब ट्री में ढूंढने के लिए मैं इस सब ट्री को कॉल लगा दूंगी रूट डॉट लेफ्ट के लिए। यहाँ पर सब रूट का लेफ्ट नहीं लेना, सब रूट तो मेन ही रहेगी, मुझे बस रूट के लेफ्ट में जाना है। और इस सब ट्री में अगर एग्जिस्ट करती होगी और वहां पर भी आइडेंटिकल हो गया होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर एग्जिस्ट करती होगी और नहीं हो गया आइडेंटिकल तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो यहां से मेरा लेफ्ट का आंसर आ जाएगा बूलियन टाइप का, बूलियन लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू इस सब ट्री। अगर लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करती होगी तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू को, नहीं तो रिटर्न कर दूंगी मैं फॉल्स को। उसी तरीके से राइट सब ट्री में भी देख लेंगे। राइट सब ट्री में अगर एग्जिस्ट करती है तो राइट आंसर रिटर्न करेगा इस सब ट्री को कॉल करने के बाद, जिसमें पास कर दूंगी रूट का राइट एंड माय सब रूट। तो यहां से भी एक आंसर मेरे पास रिटर्न होकर आ जाएगा। तो अगर मेरे साथ मैच करती है और आइडेंटिकल भी हो गई तो मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया, नहीं तो मुझे क्या करना है, अपने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में जाकर देखना है। अगर उनके अंदर एग्जिस्ट करती होगी तो दोनों में से एक ने ट्रू रिटर्न किया होगा, लेफ्ट सब ट्री ट्रू रिटर्न कर दे या राइट सब ट्री ट्रू रिटर्न कर दे, मुझे क्या करना है, दोनों का और लेना है। यानी अगर लेफ्ट ने भी ट्रू दे दिया या राइट ने भी ट्रू दे दिया, एक ने भी दे दिया, तो मुझे ट्रू ही रिटर्न करना है अपने फंक्शन से। तो मैं रिटर्न कर दूंगी लेफ्ट आंसर और माई राइट आंसर। और यहाँ पे बेस केस ये हो जाएगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर रूट जो है मेरी नल के इक्वल हो गई तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स को। अगर मेरा ट्री कभी भी खाली हो गया या मैं लीफ के किसी भी चाइल्ड के ऊपर चली गई तो वहां पर तो मेरी सब रूट एग्जिस्ट करती नहीं होगी क्योंकि सब रूट नॉन एम्प्टी है, तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स को। इनफैक्ट इन दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं क्लब भी कर सकती हूँ। यानी ये जो कॉल लगाकर मैंने अलग से आंसर स्टोर कराया हुआ है, इसी सेम स्टेटमेंट को मैं लेफ्ट आंसर की जगह लिख सकती हूँ एंड इसी सेम स्टेटमेंट को मैं इस राइट आंसर की जगह लिख सकती हूं। तो रिटर्न स्टेटमेंट में ही मैंने दोनों कॉल्स लगा दी। इसको लिखना बेटर होगा, बेटर इसलिए होगा क्योंकि अगर इस सब ट्री ने पहले लेफ्ट सब ट्री में जाकर देखा और वहीं उसको ट्री मिल गया आइडेंटिकल पूरा का पूरा, तो यहीं से ही हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये सेकंड वाली कॉल कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी अगर आप और के रूल्स जाकर देखेंगे तो। नहीं तो ये अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो उसके बाद हम ये सेकंड कॉल लगा देंगे चेक करने के लिए कि राइट में एग्जिस्ट करती है क्या। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया इस सब ट्री जो चेक करेगा अपने फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी मुझे अपनी ट्री की रूट को फाइंड आउट करना है जो मेरी मेन ट्री के अंदर लाई करती है। और अगर कहीं भी फाइंड आउट होगी तो हम इस आइडेंटिकल को कॉल लगा देंगे। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं रिकर्सिव टाइप का, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज आइडेंटिकल। इस आइडेंटिकल का काम है चेक करना कि दो ट्रीज आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो एक मेरे पास आ जाएगी रूट और या फिर इसको मैं कह देती हूँ नोड। ये वो नोड है जहां पर मेरी सब रूट मैच कर गई है और एक आ जाएगी मेरे पास सब रूट। अब जब भी मुझे इस आइडेंटिकल चेक करना होता है, आइडेंटिकल की कंडीशन तो बहुत सारी होती हैं, नॉन आइडेंटिकल चेक करना हमेशा आसान होता है। यानी जहां पर भी एक भी कंडीशन वायलेट हो जाए वहां से आप रिटर्न कर दें फॉल्स। तो नॉन आइडेंटिकल की सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी। तो पहले तो मैं ये चेक कर लूं कि अगर किसी भी पॉइंट पर मेरा नोड भी नल हो गया एंड मेरा सब रूट भी नल हो गया, दोनों नल हैं, इसका मतलब तो मुझे ट्रू ही रिटर्न करना है। दोनों जब नल हो जाते हैं तो मतलब सेम सेम ही है चीजें, स्ट्रक्चर भी सेम है क्योंकि कोई नोड ही नहीं एग्जिस्ट करता और वैल्यू की तो बात ही नहीं आती। तो यहां से तो मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू, मतलब आइडेंटिकल है। पर उसके अलावा किसी भी केस में, यहां पर मैं एल्स इफ लिख सकती हूं, किसी भी और केस में नोड अगर नल हो जाता है या फिर मेरा सब रूट नल के इक्वल हो जाता है तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। मतलब दोनों अगर नल है तब तो आइडेंटिकल है, पर दोनों में से कोई भी एक नल हो गया और दूसरा नॉट नल है, उस केस में नॉन आइडेंटिकल है जहां मुझे रिटर्न करना है फॉल्स को। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है फॉल्स की कि नोड का जो डेटा है दैट इज नॉट इक्वल टू माई सब रूट का डेटा। यानी दोनों नॉट नल तो हैं पर दोनों का डेटा सेम नहीं है। अगर दोनों का डेटा सेम नहीं है तो भी नोड्स मेरे आइडेंटिकल नहीं है, तो भी उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स को। तो ये मेरी नॉन आइडेंटिकल की कंडीशंस हो गई हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगी, चेक कर लूंगी लेफ्ट सब ट्री के अंदर नॉन आइडेंटिकल तो नहीं हो रहा। तो मैं चेक कर लूंगी इफ नॉट ऑफ इज आइडेंटिकल नोड का लेफ्ट एंड मेरे सब रूट का लेफ्ट। मतलब अगर लेफ्ट सब ट्री ने मुझे नॉन आइडेंटिकल रिटर्न कर दिया तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को। और दूसरा केस है राइट सब ट्री का। अगर राइट सब ट्री कहता है आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में भी मुझे भी कहना है कि आइडेंटिकल नहीं है। तो नोड
ऑफ राइट एंड सब रूट का राइट, इन दोनों के लिए कॉल मैं लगाऊंगी। और अगर इन्होंने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया है, तो भी मुझे रिटर्न करना है फॉल्स अपने फंक्शन से। ये तो हो गई कंडीशंस नॉन आइडेंटिकल की, पर लास्ट में अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मतलब आइडेंटिकल है, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू को। तो एक बार समराइज कर लेते हैं अपने दोनों फंक्शंस को, इज सब ट्री एंड इज आइडेंटिकल। इस सब ट्री का मेजर काम है ये चेक करना कि मेरी सब रूट मेरे मेन ट्री के अंदर कहां पर लाई करती है। तो हर बार मैं रूट पर जाऊंगी और रूट के डेटा से अपने सब रूट के डेटा को कंपेयर कर लूंगी। अगर कहीं भी सेम हो जाते हैं तो फिर इज आइडेंटिकल को कॉल लगा दूंगी, अगर सेम नहीं होते तो फिर लेफ्ट सब ट्री में चेक करूंगी, वहां भी नहीं मिला तो राइट सब ट्री में चेक करूंगी। और बेस केस तो पता ही है कि अगर रूट नल हो गई और सब रूट मिला ही नहीं तो उस केस में रिटर्न करना है फॉल्स को। इज आइडेंटिकल का काम है चेक करना कि दो सब ट्रीज या दो ट्रीज सेम है, आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो उसके लिए जो नोड जहां पर मुझे सब रूट मिली थी उसको मैंने पास कर दिया और अपनी सब रूट को पास कर दिया। सबसे पहले काम होगा चेक करना दोनों नल हो गए क्या। नल हो गए तो रिटर्न करना है ट्रू, मतलब आइडेंटिकल है। कहीं भी अगर दोनों में से एक नल हो जाता है या फिर दोनों का डेटा अनइक्वल हो जाता है तो उस केस में रिटर्न करना है फॉल्स, मतलब नॉन आइडेंटिकल है। या फिर मेरा लेफ्ट सब ट्री कहता है नॉन आइडेंटिकल है तो भी रिटर्न करना है फॉल्स, या राइट सब ट्री कहता है नॉन आइडेंटिकल है तब भी रिटर्न करना है फॉल्स। बाकी सारे केसेस में आइडेंटिकल होंगे तो वहां हम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। इसको कर लेते हैं सेव। मेन फंक्शन में अपने ट्री एंड सब ट्री के लिए कॉल लगाएंगे, प्रिंट करवा देंगे इज सब ट्री का आउटपुट फॉर माई रूट एंड सब रूट, सेव एंड रन। तो इनके लिए प्रिंट हुआ है मेरे पास ट्रू। अब मैं क्या करूं, यहां से अपने 5 को हटा दूं, मतलब मेरे ट्री से 5 वाला नोड हट जाएगा। इस केस में मेरे पास फॉल्स रिटर्न होना चाहिए क्योंकि ये वाली नोड जो है वो नल के इक्वल हो जाएगी और यहां पर ये 5 एग्जिस्ट करता होगा। तो उस केस में सब रूट मेरे दूसरे वाले मेन ट्री का एक सब ट्री नहीं होगा। तो इसको भी कर लेते हैं सेव एंड रन, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि अगर मुझे कोई गिवन सब रूट है तो वो मेरे दूसरे मेन ट्री के अंदर एक सब ट्री को फॉर्म करती है या नहीं करती। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि सवाल को करते करते हम आगे के एक चैप्टर का भी एक छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। तो उस डेटा स्ट्रक्चर का मैं आपको यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँगी क्योंकि उसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम एफिशिएंटली इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। इस सवाल को मैंने बाद में नहीं कराया, अभी इसलिए कराया क्योंकि अभी हम ट्रीज को पढ़ रहे हैं, दिमाग में टॉपिक बहुत फ्रेश है। तो अभी इस सवाल को हम समझ लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा याद रह जाएगा, नोट्स भी ट्रीज के साथ ही हमारे बन जाएंगे। वरना हम चाहते तो इस सवाल को मैप्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं बाद में तब भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैप्स नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसके बारे में बाद में हम डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो सारी की सारी चीजें बेसिक से बाद में भी पढ़ाई जाएंगी, पर मैं छोटा सा ब्रीफ आपको इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के अंदर भी दे दूंगी ताकि हम इस सवाल को सॉल्व कर पाए। टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री होता है कि अगर एक बाइनरी ट्री मुझे गिवन है और इस बाइनरी ट्री को मैं ऊपर से देखूं, मतलब मैंने ऊपर एक लेंस लगाया हुआ है उसके थ्रू मैं ऊपर से इस बाइनरी ट्री को देख रही हूं, तो मुझे ट्री की कौन कौन सी नोड्स दिखती हैं, उन नोड्स को अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो वो बन जाएगा मेरे बाइनरी ट्री का टॉप व्यू। जैसे अगर मेरा बाइनरी ट्री कुछ ऐसा दिखता है और मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लेंस लगाया है। ये लेंस क्या करता है, सारी डायरेक्शन में देखता है नीचे की तरफ, और इसे क्या करना है, टॉप व्यू निकालना है। तो ये सबसे पहले तो इस नोड को देख रहा होगा, फिर ऊपर से हमें ये नोड दिखेगी, ऊपर से हमें ये नोड दिखेगी, फिर मुझे ये नोड दिख रही होगी, फिर मुझे ये नोड दिख रही होगी। ये 5 और 4 मुझे नहीं दिखेंगी। 5 और 4 क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसमें पहले अगर 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो मेरा जो 5 आता है वो एग्जैक्टली मेरे 2 के नीचे आता है, फिर 2 का राइट में आ गया 3, और मेरा जो 4 आता है वो भी एग्जैक्टली इस 5 के साथ एक तरीके से ओवरलैप करता है। अगर मैं एक्चुअल ट्री स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दोनों अलग अलग दिखाए हुए हैं, पर अगर बिल्कुल अच्छे से इसको बनाया जाए तो मेरे 4 एंड 5 ओवरलैप करते हैं और दोनों ओवरलैप करके सेम पोजिशन पर आते हैं, एंड 3 के राइट में आ जाएगा मेरे पास 6। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से ये वाले लेवल में 4 दिखेगा क्योंकि 4 के ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इस वाले लेवल में 2 दिखेगा, 2 के ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इस वाले लेवल में मुझे सिर्फ 1 दिखेगा, 5 और 4 नहीं दिख पाएंगे। 5 और 4 इसलिए नहीं दिख पाएंगे क्योंकि वो 1 से ढक जाएंगे। फिर मेरे पास 3 दिखेगा, फिर मेरे पास 6 दिखेगा। इसीलिए जो मेरे पास फाइनल आउटपुट आएगा उसमें मैं लिखूंगी 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 6। तो टॉप व्यू ऑफ दिस बाइनरी ट्री इज गोइंग टू बी 4, 2, 1, 3, 6।
नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अपने दूसरे बाइनरी ट्री का। अगर मैं इस ट्री का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें टॉप व्यू क्या बनेगा, सबसे पहले तो मैं लेंस लगा देती हूँ, इस तरीके का कुछ लेंस लगेगा और ऊपर से हम देखेंगे। ऊपर से जब देखेंगे तो सबसे पहले तो मुझे ये वाली नोड दिखेगी विच इज 2, उसके बाद मुझे ये 1 वाली नोड दिखेगी। अब 1 वाली नोड के डायरेक्टली नीचे मेरे पास 4 आ जाता है, तो ये 4 मुझे कभी भी नहीं दिखेगा टॉप व्यू के अंदर। फिर मैं प्रिंट कर दूंगी अपने 1 को, उसके बाद मुझे 3 वाली नोड दिखेगी। 3 वाली नोड के डायरेक्टली नीचे मेरे पास ये 5 वाली नोड आ जाती है जो मुझे कभी नहीं दिखेगी, तो 3 मैं प्रिंट कर दूंगी अपने आउटपुट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जो नोड मुझे दिखेगी दैट इज इक्वल टू 6, तो मैं प्रिंट कर दूंगी 6 को। तो इस तरीके से जो मेरे पास आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2, 1, 3 एंड 6। तो मेरी 4 वाली ये जो नोड है एंड मेरी 5 वाली नोड है, इस ट्री के अंदर भी ये दोनों नोड्स मेरे पास ढक जाएंगी। अब जैसे मेरे पास टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री होता है, वैसे ही मेरे पास बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री भी होता है। यानी अगर मैं लेंस को बॉटम में लगा दूं, पर उस सवाल को हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, वो आपको या तो होमवर्क प्रॉब्लम में मिलेगा, अगर होमवर्क असाइनमेंट में इंक्लूडेड नहीं होता तो आपको उस सवाल को खुद से करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम लॉजिक उसके अंदर यूज होने वाला है। सेम लॉजिक को हम यूज करेंगे, सेम तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। टॉप व्यू जिसको समझ आ गया उसके लिए बॉटम व्यू मुश्किल नहीं होने वाला। तो टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री की अप्रोच को डिस्कस करने से पहले हम बहुत ब्रीफ में हैश मैप को डिस्कस करने वाले हैं। मैप जावा के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो पेयर्स को स्टोर करता है। C++ के अंदर इसका नाम पेयर होता है, पेयर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी मैप 2 वैल्यूज को स्टोर करता है। एक वैल्यू को हम नाम देते हैं की, एक वैल्यू को हम नाम देते हैं वैल्यू। यानी कुछ की होती है, उसकी अपनी कुछ वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर अपनी कंट्रीज का डेटा लूँ, मान लेते हैं मेरे पास काफ़ी सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर और हर कंट्री की अपनी कोई पॉपुलेशन है। पहली कंट्री हो गई मेरे पास चाइना, चाइना की अपनी कोई पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 1 to 5 कुछ पॉपुलेशन है। फिर मेरे पास हो गई है इंडिया, इंडिया की अपनी कोई पॉपुलेशन है 100 के इक्वल। फिर हो गई मेरे पास यूएस, यूएस की अपनी कुछ पॉपुलेशन है मान लेते हैं 50 के इक्वल। तो इस तरीके से हर कंट्री जो है वो की बन जाएगी और उसकी पॉपुलेशन मेरे पास वैल्यू बन जाएगी। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है हैश मैप से रिलेटेड। जब मैं इस टाइप के डेटा को, ये की वैल्यू पेयर है, इस टाइप के डेटा को स्टोर करती हूँ तो मैं हैश मैप की फॉर्म में स्टोर करती हूँ। और यहाँ पर जो की है वो यूनिक वैल्यू होती है। हमेशा मैप्स के अंदर जो हमारी की होती है दैट इज इक्वल टू अ यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू के सेंस में कि जो कंट्री का नाम है, कंट्री में एक ही कंट्री का नाम चाइना हो सकता है, एक ही कंट्री का नाम इंडिया हो सकता है, एक ही कंट्री का नाम यूएस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 कंट्रीज का नाम सेम हो जाएगा। तो इसीलिए कंट्री जो है मेरी की बनेगी, की हमेशा यूनिक होती है। पर पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है नेपाल की और बांग्लादेश की पॉपुलेशन सेम हो, मुझे पता नहीं है सेम है या नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर अज्यूम कर लें सेम है तो वो पॉसिबल हो पाएगा। मान लेते हैं नेपाल की पॉपुलेशन को मैंने यहाँ पे 5 के इक्वल ले दिया और बांग्लादेश की पॉपुलेशन को भी मैंने 5 ले लिया, तो ये दोनों की वैल्यूज सेम हो जाएंगी पर कीज कभी भी सेम नहीं होंगी, कीज हमेशा यूनिक रहेंगी। तो इस तरीके के जब डेटा को हम किसी स्ट्रक्चर में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो जावा के अंदर उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैप। मैप क्या करता है, पेयर्स को फॉर्म करता है, पेयर्स को स्टोर करता है। पेयर्स होते हैं हमारे की एंड वैल्यू के पेयर्स। अब जब भी हम मैप को क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने का सिंटैक्स कुछ ऐसा रहता है। मैप को अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.hashmap को, या फिर मैं यहां पर ऑल को भी इंपोर्ट कर सकती हूं। जैसे मैं हमेशा करती हूं क्यूज या स्टैक्स को यूज करते हुए हम ऑल को इंपोर्ट कर देते थे, वैसे यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट करना है। और क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं हैश मैप। मैप्स एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हैश मैप, एक होता है लिंक्ड हैश मैप, एक होता है ट्री मैप। इस सवाल को यूज करने के लिए हमारे लिए हैश मैप काफी है, तो मैं बाकियों को अभी डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि कंफ्यूजन ही होगा। बाकियों को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो हैश मैप जो होता है उसको क्रिएट करने का ये स्ट्रक्चर होता है। पहले मैं लिखती हूँ हैश मैप, फिर मैं डिफाइन करती हूँ ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। अगर इसके अंदर की का जो टाइप है, क्योंकि मैं कंट्री स्टोर कर रही हूँ तो मैं की का टाइप क्या दे सकती हूँ, स्ट्रिंग दे सकती हूँ, और वैल्यूज का टाइप मैं इंटीजर दे सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगी सबसे पहले अपने की का टाइप यानी स्ट्रिंग, फिर मैं लिखूंगी अपने पॉपुलेशन का टाइप यानी इंटीजर, फिर मैं लिखूंगी अपने मैप का नाम इज इक्वल टू न्यू हैश मैप।
तो इस तरीके का सिंटैक्स रहता है जब भी हम हैश मैप को जावा के अंदर क्रिएट करते हैं। इंटरनली क्या होगा, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली हम इसको इमेजिन कर सकते हैं एक टेबल फॉर्म हो जाएगी। टेबल के मेरे पास 2 हिस्से हो जाएंगे, जिसमें एक तरफ कंट्रीज हो जाएंगी एंड एक तरफ मेरे पास उनकी पॉपुलेशन स्टोर हो जाएगी। तो इस टेबल टाइप का डेटा मैं इमेजिन कर सकती हूँ मेरे मेमोरी के अंदर, जावा के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और उसको क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगी इस स्टेटमेंट का। मान लेते हैं मेरे पास ऐसा डेटा हो जिसमें दोनों तरफ इंटीजर हो, तो कुछ नहीं करना, सिंपली इस स्ट्रिंग की जगह मुझे की को भी लिख देना है एज इंटीजर। पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं मैप के अंदर, वो वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। की का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर के अंदर वैल्यू है वो हमारी डुप्लीकेट हो सकती है, पर की हमेशा यूनिक होती है। अगर आपने ऐसा किया कि ऑलरेडी जो है चाइना के लिए मेरे पास पॉपुलेशन 150 स्टोर्ड थी, और आपने फिर क्या किया, दोबारा चाइना के लिए आपने 180 पॉपुलेशन स्टोर कराने की कोशिश करी, तो नया चाइना नहीं बनेगा। 150 को हटाकर यहाँ 180 वैल्यू ऐड हो जाएगी। इस तरीके से काम करते हैं मैप। तो अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू ऐड भी करना चाहेंगे तब भी मैप उसको ऐड नहीं करेगा। और मैप जो होते हैं ना, बहुत एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनके अंदर जो ऐड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, जो रिमूव करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एंड जो गेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैप्स इंटरनली हैश टेबल को इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर इसको मैं कह सकती हूँ हैशिंग के लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। हैशिंग बहुत ही एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं इन जनरल। ऑल्सो अगर आपका हैकिंग का बैकग्राउंड है, हैकिंग वगैरह आपने कर रखी है, पासवर्ड जो इंजेक्शन या वैसी चीज़ें अगर सीख रखी हैं, तो वहाँ पे आपने हैशिंग को सीखा होगा। हैशिंग इज़ नथिंग बस हमारे पास जैसे पासवर्ड्स को, फेसबुक को अगर पासवर्ड स्टोर करना है, इंस्टाग्राम को पासवर्ड स्टोर करना है, व्हाट्सएप को, आपका व्हाट्सएप का वैसे पासवर्ड नहीं होता, पर किसी भी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या अच्छे लेवल का जिसने बना रखा है उनको आपका पासवर्ड स्टोर करना होता है, तो वो डायरेक्टली आपके पासवर्ड को वैसे के वैसे स्टोर नहीं करते, वो आपके पासवर्ड को पहले हैश करते हैं। हैश करने का मतलब होता है उस पासवर्ड की फॉर्म चेंज कर देना। डिफरेंट हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो पासवर्ड की फॉर्म चेंज कर देती हैं। मान लेते हैं आपका पासवर्ड था ABC, तो फॉर्म चेंज करके x123% इक्वल टू इस तरीके की अजीब सी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इन केस अगर किसी कंपनी का डेटा लीक भी हो जाता है या कोई हैकिंग अटैक उनके ऊपर हो जाता है, तो जो अटैकर्स होंगे उनके पास ये हैश्ड फॉर्म जाएगी आपके पासवर्ड की, आपका ओरिजिनल पासवर्ड उनको नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको भी हम हैश मैप्स, हैश सेट्स की जब बात कर रहे होंगे वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया है। हैश मैप, हैश सेट, ये सारे बहुत कमाल के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कांस्टेंट टाइम में काम करते हैं और कांस्टेंट इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। और बाद में जाकर हम सीखेंगे भी अगले चैप्टर्स के अंदर की इम्प्लीमेंटेशन वाइज कैसे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रह पाती है। बट अभी के लिए हम बस याद कर सकते हैं कि ठीक है, कांस्टेंट टाइम में हम ऐड और गेट कर पाते हैं। अब अगर किसी क्रिएट करना मैंने सीख लिया हैश मैप को, अगर मुझे हैश मैप के अंदर किसी डेटा को ऐड करना हो, तो ऐड करने के लिए मैं पुट नाम का फंक्शन यूज करती हूँ। तो मैं करूंगी मैप डॉट पुट, यहां पर सबसे पहले पास कर दूंगी अपनी की, उसके बाद पास कर दूंगी अपनी वैल्यू। तो मैं की मैप का नाम लिखती हूँ, फिर मैं कॉल करती हूँ डॉट पुट वाले मेथड को। पहले अपनी की वैल्यू को पास करती हूँ, फिर अपनी वैल्यू की वैल्यू को पास करती हूँ या वैल्यू के डेटा को पास करती हूँ। और तीसरा फंक्शन होता है मेरे पास गेट का। गेट अगर मुझे करना है तो मैं लिखूंगी मैप डॉट गेट, अंदर पास कर दूंगी अपनी की। तो जिस भी की के लिए मुझे वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू मेरे पास रिटर्न होकर आ जाएगी। तो की के थ्रू हम गेट कर पाते हैं कांस्टेंट टाइम के अंदर। मैंने अगर गेट में अपनी की पास कर दी तो उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे पास रिटर्न होकर आ जाएगी। यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। दोबारा मैं हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ। हल्का सा ब्रीफ ये है कि मैप नाम का मेरा एक स्ट्रक्चर होता है हैश मैप जावा के अंदर, जो स्टोर करता है पेयर्स को। पेयर यानी जोड़ा, ये स्टोर करता है की वैल्यू के पेयर्स को, और इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें एक जगह की स्टोर्ड है, एक जगह वैल्यू स्टोर्ड है। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद करनी होती है कि की हमेशा यूनिक होती है, डुप्लीकेट कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप डुप्लीकेट की यहां से पुट करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, पुरानी की को सेम रखेगा और वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो एक तरीके से की हमेशा यूनिक ही रहेगी। 3 फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। सबसे पहला क्रिएट करने के लिए हम ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर होता है पुट फंक्शन, जिसके लिए मैं डॉट पुट मेथड का यूज करती हूँ, जिसमें पास करती हूँ की और वैल्यू को। फिर होता है गेट फंक्शन, जिसमें मैं डॉट गेट करती हूँ थ्रू की को पास कर देंगे और रिटर्न हो जाएगी मेरे पास मेरे
की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ अगर मैंने की को पास कर दिया एज चाइना तो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा 125, की को पास कर दिया एज इंडिया तो रिटर्न हो जाएगा 100 के इक्वल। यहाँ पर पुट करना है तो मैं लिखूंगी मैप डॉट पुट, पास करूंगी इंडिया एंड की में पास करूंगी 100, तब जाकर मेरा ये वाला जो रो है मेरे मैप के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे हैश मैप्स काम करते हैं जावा के अंदर। दूसरी चीज जो मुझे अंडरस्टैंड करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ट्रीज के अंदर एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी होती है। बाय डिफॉल्ट हम जो रूट है ट्री की जो सबसे ऊपर वाली रूट नोड उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लेते हैं वो होता है 0। आपने नंबर लाइन अगर देखी होगी, नंबर्स कैसे होते थे, नंबर लाइन कैसी दिखती है, नंबर लाइन कुछ ऐसी दिखती है जिसमें मेरी ओरिजिन पर यानी 0 0 पर मेरा नंबर 0 एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब आप पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स नंबर लाइन के अंदर राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं जैसे -1 -2 -3 -4 इस तरीके के नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, या मैं कह सकती हूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे नंबर लाइन हमने मैथ के अंदर सीखी थी वैसे ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रीज के अंदर होता है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्री के अंदर की नंबर लाइन कुछ ऐसी दिखती है जहां पर ओरिजिन के ऊपर यानी 0 0 पर ये वाली नोड लाई करेगी, ये वाली नोड लाई करेगी, तो इनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसके राइट साइड में जितनी भी नोड्स लाई करेंगी उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड में जो लाई करेंगी उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ रूट के राइट सब ट्री में मैं क्या करूंगी, यहां पर एक लाइन खींच देती हूं बेसिक। इस नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 1 के इक्वल, इस नोड का भी क्योंकि डायरेक्टली नीचे लाई करती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 1, इस नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 2। हॉरिजॉन्टल होता है ये वाली डायरेक्शन यानी सीधी डायरेक्शन। मैं कह दूं यहां से अगर मैं इसी का डिस्टेंस निकालूं तो 0 हो जाएगा, पर यहां से मैं एक लेवल मूव करूं तो ये डिस्टेंस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस लाइन से मैंने 1 का डिस्टेंस मूव किया है 3 और 5 तक जाने के लिए, इसी सेम लाइन से मैंने 2 का डिस्टेंस मूव किया है 6 तक जाने के लिए, इसीलिए इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 2 के इक्वल। अगर मैं 1 से लेफ्ट साइड मूव करना शुरू करूं तो मैंने इस लाइन से 1 का डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस नोड नंबर 2 तक पहुंचने के लिए, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरे टॉप पर कौन सी नोड्स जो हैं वो लाई करती हैं। मान लेते हैं मैंने अपनी नोड्स के लिए सबके लिए एक बार अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उनका निकाल लिया, इस नोड के लिए आ गया -1 के इक्वल, इसका आ गया 0, इसका आ गया 1 के इक्वल, इसका भी आ गया 0, इसका आ गया 1, इसका आ गया 2। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मैं ऊपर से ट्रवर्स करना शुरू करूँ अपने ट्री के अंदर तो सबसे पहली नोड जिसको मैं एनकाउंटर करूंगी, सबसे फर्स्ट टाइम जिसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, वही मेरे टॉप व्यू के अंदर इंक्लूड होगी। यानी अगर मैं ऊपर से जाना शुरू करूं सबसे पहले आऊंगी मैं इस 1 नोड पर। 1 के लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड मेरी जो नोड है ये जो डिस्टेंस 0 है ये फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ है। तो क्या होगा, मैं अपनी नोड 1 को यहाँ पर स्टोर कर लूंगी। उसके बाद मैं लेफ्ट सब ट्री के लिए अगर कैलकुलेट करूं तो इसका तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा -1 के इक्वल। इसके लिए नोड नंबर 2 को मैं कैलकुलेट करके स्टोर कर लूंगी क्योंकि -1 फर्स्ट टाइम आया है। अब जैसे ही मैं 1 के राइट सब ट्री पर जाऊंगी तो 1 के राइट सब ट्री पर ये जो 1 है ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फर्स्ट टाइम आता है रूट नंबर 3 के लिए, तो 3 मेरा टॉप व्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब इस नोड पर जाऊंगी तो इसके लिए 0 आएगा, 0 को मैं दोबारा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि 0 ऑलरेडी ऐड हो चुका है। उसके बाद 1 आएगा, 1 को भी दोबारा ऐड नहीं करूंगी, 1 ऑलरेडी हो चुका है ऐड। उसके बाद 6 आएगा, 6 का डिस्टेंस है 2 जो फर्स्ट टाइम आया तो 6 को भी ऐड कर दूंगी। तो टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री के अंदर मेरे पास 4 नोड्स आएंगी जो होंगी 1 2 3 एंड 6 के बराबर। तो मैं प्रिंट कर दूंगी 1 2 3 एंड 6 को एज माई टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री। तो मुझे क्या करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के लिए सर्च करना है जो फर्स्ट टाइम लाई करेंगे और सबसे ऊपर लाई करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में एक और स्पेशल चीज, अगर मेरे पास किसी भी नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाता है, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी नोड है और इसके लेफ्ट सब ट्री में कोई दूसरी नोड एग्जिस्ट करती है प्लस इसके राइट सब ट्री में कोई दूसरी नोड एग्जिस्ट करती है, तो क्या मैं कह सकती हूँ इसका अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है
तो क्योंकि ये वाली नोड जो है इससे एक डिस्टेंस और दूर जा रही है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x-1 हो जाएगा, और ये वाली नोड इससे एक डिस्टेंस आगे जा रही है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x+1 हो जाएगा। तो अगर किसी भी नोड का मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का, दिस इज द चाइल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी भी रूट नोड के या किसी भी नोड के लेफ्ट चाइल्ड का इज x-1 एंड राइट चाइल्ड के लिए इट्स x+1। इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग नोड्स के ऊपर जाके। अगर मैं ऊपर अपने रूट से शुरुआत करूं तो रूट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट हम हमेशा 0 लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रूट का हमेशा 0 से इनिशियलाइज होता है। अगर मैं 0 के लेफ्ट में आ रही हूं तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी 2 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा 0-1 यानी -1। जब मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगी तो नल नोड आएगी, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जब मैं राइट में आऊंगी तो वो बन जाएगा -1+1 यानी x+1 होता है राइट चाइल्ड का, तो ये बन जाएगा दोबारा 0 के इक्वल। इसके लेफ्ट में आऊंगी तो आएगा मेरे पास नल, इसके राइट में आऊंगी तो 5 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा 0+1 विच इज इक्वल टू 1। 5 के लेफ्ट में आएगी मेरे पास नल नोड, 5 के राइट में आएगा मेरे पास 6, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा x+1 यानी 2 के इक्वल। इसके लेफ्ट में भी नल एंड इसके राइट में भी नल। अब जब मैं 1 के राइट चाइल्ड पर आऊंगी तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा x+1 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम रूट से लेकर सारे ट्री पर ट्रिवर्स कर सकते हैं और हर एक नोड के लिए हम उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अप्रोच क्या रहेगी टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री को निकालने की? इसमें हम दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे जिसको आज हमने नया नया सीखा है। सबसे पहला हम यूज़ करने वाले हैं अपने मैप्स को, हैश मैप्स को। दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम अपना टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री कैलकुलेट करते हैं। अब टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, अपने ट्री के ऊपर मैं लेवल वाइज ट्रिवर्स करूंगी। क्या मैं कह सकती हूँ जो मेरे लेवल वाइज ट्रिवर्स करने में सबसे पहली नोड यूनिक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ आएगी वही मेरे टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगी। इसको मैं हल्का सा ड्राई रन करके आपको दिखाती हूँ कि मान लेते हैं मैंने ट्री के ऊपर लेवल वाइज ट्रिवर्स करना शुरू किया। कैसे ट्रिवर्स करना शुरू किया? अपने लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल से। लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल को हमने बहुत ही शुरुआत में पढ़ा था कि ट्रीज को ट्रिवर्स करने का लेवल वाइज तरीका होता है जिसमें हम यूज करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। तो लेवल वाइज जब मैं ट्रिवर्स करूंगी तो सबसे पहले जाऊंगी मैं अपने 1 पर। 1 के लिए जाकर उसका मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा 0 के बराबर। मैं क्या करूंगी, एक मैप को ले लूंगी इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रैक करने के लिए कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूनिक है या फर्स्ट टाइम आ रहा है या फिर ये पहले भी ऑलरेडी आ चुका है और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ऑलरेडी कोई नोड है जिसको मैं प्रिंट करवा चुकी हूं। तो मैप एक स्ट्रक्चर बना लेती हूं जिसके अंदर एक तरफ आ जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि की बनने वाला है। की क्यों? क्योंकि मुझे अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूनिक चाहिए और मेरे मैप के अंदर जो कीज होती हैं वो यूनिक वैल्यूज की होती हैं। दूसरा आ जाएगा मेरे पास मेरा नोड जो बन जाएगी मेरी वैल्यू, यानी हर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक ऐसी नोड स्टोर कर लूंगी जिसके लिए वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फर्स्ट टाइम आएगा लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल के अंदर। तो लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल में सबसे पहले मैं जाऊंगी अपनी रूट नोड 1 के ऊपर। 1 के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट किया 0। अब चेक कर लूंगी क्या मैप के अंदर ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट करता है। 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला रूट नोड मेरे पास पहले कभी आया ही नहीं है, तो मैप के अंदर वो यूनिक है। इसीलिए मैं इसको ऐड कर दूंगी अपने मैप के अंदर ताकि अगली बार कोई 0 आए तो वो ना ऐड हो पाए आंसर के अंदर। और यहाँ पे अपनी रूट नोड स्टोर कर दूंगी विच इज इक्वल टू 1। इसके अलावा मैं एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी ले लूंगी। एक मिन मैक्स की हेल्प से मैं ट्रैक कर पाऊंगी कि मेरा मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा। अभी जो मिनिमम है वो भी 0 है, मैक्सिमम है वो भी 0 है। मुझे करना है लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल। 1 के लिए मैंने ऑलरेडी ट्रिवर्स करके देख लिया कि 1 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया था 0 के बराबर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले किसी भी वैल्यू के लिए नहीं आया था, यानी मैप मेरा खाली था। तो हम चेक कैसे करूंगी? मैं चेक में कर सकती हूँ मैप डॉट गेट 0 को पास करके देख लूंगी। अगर 0 ने कोई वैलिड वैल्यू को रिटर्न किया तो उसका मतलब है मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं कर पाई वैल्यू रिटर्न तो उसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैप 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी वैलिड वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा, इसीलिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूनिक बन जाएगा। तो 0 को मैंने ऐड कर दिया, साथ में ऐड कर दिया अपनी रूट नोड को। अब लेवल वाइज ट्रैवल कर रही हूँ तो आ जाऊंगी अपने सेकंड लेवल पर। जैसे ही मैंने 1 को देख लिया, 1 क्या करेगा, अपने 2 वाले चाइल्ड को प्रोसेस कर देगा, फिर अपने राइट चाइल्ड 3 को प्रोसेस कर देगा।
तो प्रोसेस में पहले 2 वाला चाइल्ड प्रोसेस होगा, 2 के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा -1 के इक्वल। फिर 2 चेक करेगा क्या -1 ऑलरेडी मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूंगी, 2 को ऐड कर दूंगी अपने मैप के अंदर, -1 बन जाएगी मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाली की और 2 वाला नोड बन जाएगा मेरा वैल्यू। उसके बाद क्या करूंगी, 3 को प्रोसेस करूंगी, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल में पहले लेवल वाइज नोड प्रोसेस होती हैं, उसके बाद हम डीपर लेवल पर जाते हैं, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल एक तरीके से BFS टेक्निक होती है। BFS यानी ब्रेड्थ फर्स्ट टेक्निक, जिसमें हम अपने सिबलिंग्स को सबसे पहले ट्रिवर्स करते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस लेवल की सारी नोड्स प्रोसेस होंगी, फिर इस लेवल की, फिर इस लेवल की, फिर इस लेवल की। अगर हम DFS कर रहे होते तो पहले 2 प्रोसेस होता, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर लास्ट में 1 प्रोसेस होता। पर क्योंकि मैं अपने ऊपर वाले लेवल की नोड्स को पहले ट्रिवर्स करने वाली हूँ, इसीलिए हम लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल का यूज कर रहे हैं। जब 3 प्रोसेस होगा तो 3 के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा 1 के इक्वल। 3 भी चेक करेगा क्या 1 ऑलरेडी मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, 1 को भी स्टोर करा दूंगी मैप के अंदर और स्टोर करा दूंगी अपनी नोड 3 को। उसके बाद मैं आ जाऊंगी अपने थर्ड लेवल पर। थर्ड लेवल यानी ये वाला लेवल। मैं अपनी जब नोड 4 पर आऊंगी तो इस 4 के लिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा विच इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 इसके लिए कैलकुलेट हुआ, ये 4 भी चेक करेगा क्या मैप में 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये देखेगा कि मैप के अंदर 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये मेरा 4 यूनिक वैल्यू नहीं है। यूनिक वैल्यू नहीं है तो इसको मुझे प्रिंट करवाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये 4 टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री का पार्ट नहीं बनेगा। टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री का पार्ट बस वही नोड्स बनेंगी जो अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ फर्स्ट टाइम प्रोसेस होंगी और प्रोसेस होकर इस मैप के अंदर ऐड हो रही होंगी। तो 4 भी नहीं बनेगा। 4 से अब मैं आ जाऊंगी अपने नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल पर आ गई 5 पर। 5 के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा 1 के इक्वल। फिर 5 भी चेक करेगा क्या 1 ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है। 1 ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके लिए जो नोड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3। 5 को भी मैं अपने टॉप व्यू में इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि 5 वो फर्स्ट नोड नहीं है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 आया। ऑलरेडी इसके ऊपर कोई नोड एग्जिस्ट करती है और मुझे पता है वो नोड 3 है जिसके लिए ऑलरेडी ये डिस्टेंस आ चुका है। जिन नोड्स की वैल्यू ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि उन नोड्स के डायरेक्टली ऊपर कोई दूसरी नोड है जो टॉप व्यू में आ गई है, तो ऊपर अगर लेंस लगाए तो वो नीचे वाली नोड्स को देख ही नहीं पाएगा। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर, मतलब नोड नंबर 6 पर। इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा 2 के बराबर। अब 6 चेक करेगा क्या मैप के अंदर ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट करता है, तो मैप के अंदर 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 को हम ऐड कर देंगे। 2 को मैंने ऐड कर दिया मैप के अंदर, ऑल्सो स्टोर कर दिया अपनी नोड नंबर 6 को। अब मैंने सारी की सारी नोड्स को लेवल वाइज प्रोसेस कर लिया है। साथ के साथ मैंने क्या किया, साथ के साथ मिन मैक्स को हमें ट्रैक करना था, तो मिन मैक्स को भी एक बार ट्रैक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 पर जब हम पहुंच जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी -1 के इक्वल, और यहाँ पर 6 पर जब हम पहुंच जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू पहले 1 हो गई होगी, उसके बाद चेंज होकर 2 के इक्वल हो जाएगी। तो लास्ट में मेरे पास मिनिमम आ जाएगा -1, मैक्सिमम आ जाएगा 2 के इक्वल। और जैसे ही मैं इनको ट्रैवल कर लूंगी मेरे पास सारे के सारे टॉप व्यू वाले नोड स्टोर हो गई हैं। कहाँ पर, मैप के अंदर। मैप के अंदर उनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सारी की सारी मेरी नोड स्टोर हो गई हैं। फिर मुझे क्या करना है, बस एक लूप चला देना है। लूप चलाना है फ्रॉम माई मिनिमम टू माई मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास है, मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे पास है, और मुझे पता है डिस्टेंस बाय 1 इंक्रीज होता है हर बार। पहले मैं क्या करूंगी, -1 के लिए मैप में सर्च करूंगी, -1 के डॉट गेट -1 के लिए कौन सी मेरे पास वैल्यू रिटर्न होकर आती है, फिर 0 के लिए लगा दूंगी, फिर 1 के लिए इस मेथड को कॉल लगा दूंगी, फिर 2 के लिए इस मेथड को कॉल लगा दूंगी। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक अगर मैं लूप चला दूं तो मैं सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के लिए अपने मैप के डॉट गेट मेथड को कॉल लगा दूंगी, और ये क्या करेगा, की को लेगा, वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। सबसे पहले जो वैल्यू रिटर्न होगी -1 के लिए वो होगी ये 2, तो मैं प्रिंट करवा दूंगी 2 को। उसके बाद वैल्यू रिटर्न होगी 0 के लिए तो होगी 1, उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगी 1 को। कॉल होगी 1 के लिए तो मैं वैल्यू प्रिंट करवा दूंगी 3, फिर कॉल होगी 2 के लिए तो मैं वैल्यू प्रिंट करवा दूंगी 6। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर लेंस लगाने पर सबसे पहले जिसको हम देख रहे होंगे लेफ्ट टू राइट वो नोड 2 होगी, फिर हम नोड 1 को देख पाएंगे, फिर हम नोड 3 को देख पाएंगे, फिर हम नोड
6 को देख पाएंगे। सो दिस इज माई टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री। तो मैंने किन किन 2 चीज़ों का यूज़ किया, एक मैंने यूज़ किया अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी का, जिसको मैं लेवल ऑर्डर ट्रिवर्स करते टाइम हर एक रूट के लिए, हर एक नोड के लिए अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगी। दूसरा मैंने यूज़ किया है अपनी मैप्स वाली प्रॉपर्टी का, यानी मैप को मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ कि कीज़ को, यूनिक कीज़ को उसके अंदर मैं स्टोर करते जाऊँ, और हर नई जैसे ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नया मेरे पास आया उसके लिए चेक कर लूँ कि क्या वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाली की ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब ये जो सवाल है, अगर हम फर्स्ट टाइम टॉप व्यू का सवाल, या इनफैक्ट अगर हम फर्स्ट टाइम बाइनरी ट्रीज को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, क्योंकि हमने बड़ा एक्सप्लेनेशन इसका लिया है, एक और नया डेटा स्ट्रक्चर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की भी नई प्रॉपर्टी लगा दी है, और एक्सप्लेनेशन से शायद अभी ये क्लियर ना हो, बट अगर जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, लेवल ऑर्डर पहले जो हमने सीखा था वो हमें अच्छे से समझ में आ गया था, और मैप का जितना मैंने बताया है उतना पार्ट हमें क्लियर है, तो फिर कोड समझ के में बिल्कुल पता चल जाएगा कि टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री कैलकुलेट कैसे होता है। तो बिल्कुल अभी थोड़ा पेशेंस के साथ रहना है, एक बार पहले कोड को देखना है, कोड को हम एक बार देख लेंगे, उसके बाद दोबारा से आके हम इस अप्रोच को देख सकते हैं। कोड को देखने के बाद हम अप्रोच को देखेंगे तो और ज़्यादा इंट्यूटिवली हमें समझ में आएगा। तो अभी घबराना नहीं है अगर 1-2 पार्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, मैं पूरा आपको लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल में सारी चीज़ें होते हुए दिखाऊंगी, एंड उसके बाद और ज़्यादा हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि इस सवाल को हमें सॉल्व कैसे करना है। मैंने क्या किया है, अपने मेन फंक्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी इस ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रखा है। इसके लिए मैंने कोड लिख रखा है, मेरे पास मेरी रूट है ट्री की। मैं ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक, इसको बनाऊंगी वॉइड टाइप का, और इसको मैं नाम दूंगी टॉप व्यू। टॉप व्यू के अंदर मेरे पास सिंगल पैरामीटर आएगा मेरे ट्री की रूट नोड। इस टॉप व्यू वाले फंक्शन के अंदर मैं अपना टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री को प्रिंट करवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है, तो उसके लिए मैं एक क्यू बना लेती हूँ। अब क्यू के अंदर मुझे क्या क्या स्टोर करना है, हर एक नोड के पास अब 2 इंफॉर्मेशन है। हर एक नोड के पास एक तो उसका डेटा वाली इंफॉर्मेशन है, यानी द नोड इटसेल्फ। अब हर नोड के साथ एसोसिएटेड उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है। तो मुझे अब हर बार किसी भी नोड के लिए 2 इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, एक तो वो कंप्लीट नोड की इंफॉर्मेशन, दूसरा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब क्यू के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करूंगी वो नोड टाइप का नहीं होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्टैटिक क्लास बना सकती हूँ, इसको मैं नाम दूंगी इन्फो। ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, पहला तो इसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे अपनी नोड ही, यानी पूरी नोड की इंफॉर्मेशन। दूसरा ये स्टोर कर लेगा उस नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये जो क्लास होगी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर नोड भी होगी और उस नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होगा। इसके लिए मैं एक बार कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ, info node and my horizontal distance. This dot node is equal to my node and this dot hd is equal to my horizontal distance. तो मैंने स्टैटिक क्लास बना ली है इंफॉर्मेशन नाम की। ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन क्लास यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मैं क्या करने वाली हूँ, ऊपर जो पहले हमने जितना भी कोड लिखा था उसको मैं एक बार कॉमेंट आउट कर देती हूँ, काफ़ी सारे फंक्शंस। तो ये इंफॉर्मेशन टाइप की मैंने स्टैटिक क्लास बनाई है। अब क्यूज के अंदर मैं क्या करूंगी, इंफॉर्मेशन की ही ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराऊंगी। इसको मैं नाम दूंगी क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ऊपर इंक्लूड भी कर लेते हैं अपने यूटिलिटी पैकेज को, import java .util .all। सबसे पहले तो मैंने एक क्यू बना दी लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल करने के लिए, साथ के साथ अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड नोड्स के डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक मैप को भी बनाना है। तो मैप को बनाने के लिए मैं लिखूंगी हैश मैप। ये बनेगा हैश मैप ऑफ इंटीजर एंड नोड। इंटीजर एंड नोड क्यों, क्योंकि इंटीजर तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा जो बन जाएगी मैप की की, एंड नोड जो मेरी वैल्यू होगी वो मेरे की पेयर में वैल्यू का काम करेगी। इसको मैं नाम दे देती हूँ मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो इस तरीके से मैं हैश मैप को क्रिएट करती हूँ जावा के अंदर। अब इसके अलावा मेरे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक है मेरा मिनिमम वेरिएबल एंड एक है मेरा मैक्सिमम वेरिएबल। दोनों की वैल्यू को मैं इनिशियलाइज कर दूंगी 0 के साथ। मुझे शुरुआत में क्यू के अंदर ऐड करवाना है अपने रूट नोड को। रूट नोड को ऐड करवाने के लिए मैं एक नया इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जिसके अंदर पास कर दूंगी अपनी रूट को, एंड साथ के साथ रूट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है विच इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इक्वल टू 0।
तो इसको मैंने ऐड करवा दिया। एक्स्ट्रा चीज जो हम ऐड करते हैं लेवल वाइज ट्रिवर्सल करने के लिए वो होता है एक नल नोड। नल नोड ट्रैक करता है कि कहाँ पर मेरा एक सिंगल लेवल जो है वो खत्म हो गया है। तो लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल अगर हमें क्लियर है तो अब जो मैं कोड लिखने वाली हूँ वो भी बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल में क्यों काम किस तरीके से करनी है तो एक बार पुराने वाली वीडियो को आप रिविजिट कर लें, उसमें हम एक सैम्पल एग्जाम्पल लेकर ड्राई रन कर सकते हैं। नहीं तो जिस एग्जाम्पल के लिए मैंने कोड लिखवाया था उस पर हम ड्राई रन करके देख सकते हैं। तो हमें पुराने वाला लेवल ऑर्डर रिवर्सल वाला बेसिक कोड क्लियर होना चाहिए ताकि हम इस सवाल को सॉल्व कर पाए। तो यहां मैंने क्यू के अंदर ऐड करा लिया अपनी रूट नोड को और उसके साथ साथ नल को। अब मैं सबको प्रोसेस करने वाली हूं। ये लूप तब तक रन करेगा जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने करंट इंफॉर्मेशन को निकाल लूंगी। दैट विल बी क्यू डॉट रिमूव। जब मेरे पास करंट इन्फॉर्मेशन आ गई, सबसे पहले तो मैं नल का ही चेक लगा दूं कि करंट में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट आई है वो अगर एक नल नोड है तो मतलब या तो मेरा लेवल खत्म हुआ है या मेरा पूरा का पूरा लूप ही खत्म हो गया है। मतलब इफ माई करंट इज इक्वल टू नल, तो उस केस में मुझे क्या करना है, अगर मेरी क्यू एम्प्टी है यानी नल को निकालकर क्यू ही खाली होगी तो उस केस में तो मैं इस लूप से कर जाऊं ब्रेक। नहीं तो अगले लेवल के लिए नल को री इंसर्ट कर दूं तो क्यू में मैं ऐड कर दूंगी अपनी नल वैल्यू को। तो इस तरीके से मैंने अपना नल का चेक लगा लिया यहां पर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं अपने नॉर्मल नोड्स को नॉर्मली प्रोसेस कर सकती हूँ। प्रोसेस करने का तरीका ये होगा कि करंट नोड के लिए सबसे पहले चेक कर लूँ क्या उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो उस केस में मैं उसको ऐड करवा दूँ। तो इफ माई मैप डॉट, एक फंक्शन होता है एडिशनल फंक्शन जिसको हम नाम देते हैं कंटेन्स की। कंटेन्स की के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी की एक मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर कंटेन्स की ट्रू रिटर्न करता है मतलब वो की मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है, और कंटेन्स की अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो मतलब वो की मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो की है, मेरी की क्या है, मेरे करंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मेरे करंट इंफॉर्मेशन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं उसको ऐड करवा दूं। तो इसके लिए मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है आगे। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम माई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज अकरिंग। फर्स्ट टाइम मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ एग्जिस्ट करती की ऑलरेडी तो इसका मतलब ये होता कि मेरे ऊपर वाले लेवल पर कोई ऑलरेडी नोड एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो मेरा है, तो उसमें टॉप व्यू के अंदर मुझे इंक्लूड नहीं होना। पर क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो टॉप व्यू के अंदर मुझे इंक्लूड होना है, इसीलिए मैं मैप में ऐड कर दूंगी मैप डॉट पुट। सबसे पहले मैप डॉट पुट के अंदर की को ऐड करेंगे, की विल बी करंट डॉट एच डी, एंड फिर ऐड करेंगे अपनी वैल्यू को, वैल्यू हो जाएगी करंट का नोड। तो इस तरीके से मैप के अंदर मैंने अपनी की एंड वैल्यू के पेयर को ऐड कर दिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रैक कर पा रही है कि फर्स्ट टाइम जिसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है वही मेरे टॉप व्यू की नोड है। इसके बाद मैं चेक करूंगी कि अगर मेरे करंट नोड के लिए उसका लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है तो उसको मुझे अपनी क्यू के अंदर ऐड करवाना है, उसके लिए उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैक करना है। तो इफ करंट डॉट लेफ्ट, current dot node dot left is not equal to null, सबसे पहले क्यू में मुझे ऐड करना है एक नई इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट जिसमें रूट को पास करूंगी। रूट बन जाएगी इस बार करंट के नोड का लेफ्ट यानी मेरा लेफ्ट चाइल्ड, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा करंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1। अब मैं मिनिमम के साथ इस डिस्टेंस को कंपेयर कर लेती हूँ। मिनिमम मैक्सिमम दोनों के साथ यहाँ पर कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि करंट डॉट एच डी को तो एज्यूम करते हैं ऑलरेडी कंपेयर हो रहा होगा। अब लेफ्ट चाइल्ड का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो ऑब्वियसली -1 होकर और डिक्रीज हो गया है, इसीलिए उसको सिर्फ मिनिमम के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम के साथ भी कर सकते हैं बट वो करना यहाँ पर ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड से कभी चेंज ही नहीं होगी, जैसे मिनिमम की वैल्यू राइट चाइल्ड से कभी चेंज नहीं होगी। तो मिनिमम को मैं बना दूंगी मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिनिमम एंड करंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1। इसके अलावा राइट चाइल्ड के लिए भी देख लेते हैं। करंट के नोड का राइट इज नॉट इक्वल टू नल। राइट चाइल्ड अगर नॉट नल है तो उस केस में मुझे क्यू के अंदर ऐड करना है न्यू इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर सबसे पहले पास कर दूंगी करंट के नोड का राइट एंड उसके साथ साथ करंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1। अब मैक्सिमम के साथ कंपेयर कर लूंगी इस डिस्टेंस को, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्स एंड करंट डॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1।
तो ये मैंने कंपैरिजंस कर लिए, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड को क्यू के अंदर ऐड कर दिया है एंड उनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को कंपेयर कर लिया अपने मिनिमम एंड मैक्सिमम वेरिएबल के साथ। यहाँ पे मैंने चेक किया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फर्स्ट टाइम अकर कर रहा है क्या, ये मेरी नल की कंडीशन थी। तो इस तरीके से ये मेरा लेवल ऑर्डर रिवर्सल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पर अभी तक मैंने प्रिंट नहीं करवाया अपने टॉप व्यू को। तो टॉप व्यू को प्रिंट करवाने के लिए मैं एक लूप रन कर दूंगी आई इज इक्वल टू मिनिमम से, ये जाएगा जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू माई मैक्सिमम आई प्लस प्लस। हर बार मैं प्रिंट करवाने वाली हूं माई मैप डॉट गेट आई बन जाएगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसके लिए मुझे अपने नोड को प्रिंट करवाना है। तो मैं पास कर दूंगी गेट में आई इज बेसिकली माई की। अब यहां से मैप मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू में एक नोड। मुझे नोड को मैं प्रिंट नहीं करवा सकती क्योंकि नोड तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्रिंट करवाएंगे तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए मैं नोड का डेटा प्रिंट करवाऊंगी। तो ये लूप में मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक जाते जाते मैंने सारे के सारे नोड्स निकाले और उनके लिए उनका डेटा प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देती हूँ एंड लास्ट में एक नेक्स्ट लाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड मैं एक बार समराइज भी कर लेती हूँ। समरी कुछ ऐसी है कि मुझे दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक है मैप। मुझे क्या सबसे पहले मैंने क्या किया, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे करना है, तो उसके लिए मैंने क्यू को क्रिएट कर लिया। क्यू के अंदर मेरे नोड्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर होने वाली है, इसलिए मैंने एक नई क्लास बना दी इन्फॉर्मेशन, जिसमें स्टोर करवा दूंगी मैं अपने नोड को साथ के साथ उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। मैंने शुरू में मिनिमम एंड मैक्सिमम को इनिशियलाइज किया है 0 के साथ। अब मैंने शुरुआत में क्यू के अंदर ऐड कर दिया अपनी रूट और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0, साथ के साथ मैंने क्यू के अंदर ऐड कर दिया अपनी नल वैल्यू। अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगी जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती। हर बार क्यू से मैं रिमूव करवाऊंगी एलिमेंट को, उसको स्टोर करवा लूंगी करंट इन्फॉर्मेशन में। अगर करंट नल है तो ये तो वही सिंपल कंडीशंस हैं जो हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में करते थे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने करंट के लिए चेक कर लूंगी क्या उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता होगा तो मुझे उसको ऐड करवाना है, यानी फर्स्ट टाइम डिस्टेंस आ रहा है मतलब वो टॉप व्यू के अंदर आना चाहिए, इसीलिए मैप के अंदर पुट करवा दिया मैंने करंट के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एंड करंट के नोड को। फिर चेक कर लिया लेफ्ट चाइल्ड के लिए, लेफ्ट चाइल्ड अगर नल नहीं है तो उसको भी क्यू के अंदर ऐड करवा दिया। उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा करंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1 और मिनिमम के साथ उसको कंपेयर कर दिया। अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको भी क्यू के अंदर ऐड करवा दिया। उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा करंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1 और उसको भी मैंने मैक्स के साथ कंपेयर कर दिया। लास्ट में मैंने एक लूप चला दिया मिनिमम HD से लेकर मैक्सिमम HD तक, और हर किसी के लिए मैंने मैप से गेट की वैल्यू उस पर्टिकुलर की और उस नोड को लेकर मैंने उसको डेटा को प्रिंट करवा दिया। इसको करते हैं सेव एंड मेन फंक्शन के अंदर मैं इस पर्टिकुलर ट्री के लिए कॉल लगाने वाली हूँ। मैं कॉल लगाऊंगी अपने टॉप व्यू को जिसमें पास कर दूंगी अपनी रूट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो एक एक्सेप्शन आया है कि HD डिफाइन नहीं है, कौन सी लाइन के ऊपर, 140 पर। यहां पर मुझे क्या करना है, ये जो तीनों लाइंस है मेरे कोड की, इसको मुझे एल्स में इंक्लूड करने की जरूरत है। क्यों इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरे करंट की वैल्यू नल हो जाती है तो उस केस में हम यहां पर ये लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और करंट के लिए तो नल है तो ना उसका नोड एग्जिस्ट करता है ना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। तो यहां मैं एक एल्स की कंडीशन ले लेती हूं और उसके अंदर इन तीनों लाइन्स को मैं स्टोर करा दूंगी। तो ये सारी कायदे से एल्स के अंदर ही जानी चाहिए। दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं। तो इस बार जो टॉप व्यू ऑफ द बाइनरी ट्री, इस पर्टिकुलर ट्री का मेरे पास प्रिंट हुआ है, उसमें सबसे पहले आ गया है 4, उसके बाद आ गया है 2, उसके बाद आ गया है 1, उसके बाद आ गया है 3 एंड उसके बाद मेरे पास आ गया है 7। तो जो टॉप व्यू इज 4 2 1 3 7। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 5 एंड 6 छुप जाता है। 5 किसके नीचे छुपेगा, 5 छुपेगा मेरे 1 के नीचे, एंड 6 किसके नीचे छुपेगा, 6 भी 1 के नीचे छुपेगा, क्योंकि इन दोनों का भी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है दैट इज इक्वल टू 0, और डायरेक्टली ये दोनों 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाले 1 के नीचे लाए करते हैं। तो टॉप व्यू से व्यू करेंगे तो 5 और 6 कभी दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ मुझे 1 दिखेगा। तो इस तरीके से हम टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री को प्रिंट करवाते हैं।